ओके, गुड आफ्टरनून। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया उसका एक बार एनसीईआरटी से रिवीजन देख लीजिए। तो कल हम लोगों ने प्लांट किंगडम के बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन स्टार्ट की और हमें पता चला कि प्लांट किंगडम दो लोग अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। एक तो लीनियस साहब हैं जिन्होंने प्लांट किंगडम को डिस्क्राइब किया था, ये मैं कल पढ़ा चुका हूँ, उसकी एनसीईआरटी दिख रहा हूँ मैं। लीनियस साहब जब बोलते हैं तो दो ही किंगडम बोलते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। ये कल मैंने आपको पढ़ाया। ठीक इसी तरीके से विटेकर साहब भी प्लांट का नाम लिखते हैं, लेकिन along with the five kingdom they are the Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। लीनियस साहब के प्लांट किंगडम में यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों हैं, ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। और जब मैं प्लांट किंगडम बात करता हूं विटेकर की, इट इज मल्टीसेलुलर ओनली। फिर बताया जाता है कि इनमें कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं जो प्लांट किंगडम के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए विटेकर्स के प्लांट किंगडम में। तो हमें पता चला कि प्लांट के अंडर में एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये 5 लोगों को इंट्रोड्यूस किया गया, जिनमें एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो दे आर नॉन फ्लावरिंग एंड एंजियो इज फ्लावरिंग। ये कल की क्लास में मैं पढ़ा चुका हूं और आप इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं एनसीईआरटी आज की बात कर रहा हूं। फिर हमें बताया गया इनमें से फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग में जो केवल एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, दीज एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ध्यान से सुन लीजिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, उनको हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। देयर आर 3 ओल्ड सिस्टम एंड 3 न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में एक है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसके जनक लीनियस को माना गया। दूसरा है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे बेंथम और हुकर के द्वारा किया गया, ये भी मैंने कल पढ़ा दिया है। इसके अलावा आर्टिफिशियल नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अलावा मैंने आपको बताया देयर इज अ थर्ड वन आल्सो, एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसमें इवोल्यूशनर की बात की गई थी। तो 3 ओल्ड हुए, जिनमें से है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर मैंने बोला देयर इज सम न्यू सिस्टमैटिक्स। नियो मतलब न्यू, सिस्टमैटिक्स मतलब नए क्लासिफिकेशंस बताए गए। और नियो सिस्टमैटिक्स कल मैंने आपको सिखाए थे। इनमें से एक है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, एक है कीमो टेक्सोनॉमी और एक है साइटो टेक्सोनॉमी। जब हम कंप्यूटर की बेसिस पर कोड्स और नंबर के द्वारा क्लासिफाई करें, इट इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। जब साइटोलॉजिकल सेल के स्ट्रक्चर की बेसिस पर करें तो साइटो टेक्सोनॉमी, और जब केमिकल के बेसिस पर करें, प्लांट के केमिकल के बेसिस पर करें तो कीमो टेक्सोनॉमी। इसका भी डिटेल मैंने आपको सिखाया है, कल आप इस वीडियो को ध्यान से देख लें। अच्छा, इसके बाद जब ये हो गया तो मैंने आपको फिर ध्यान दिलाया कि आप भूले नहीं, वो जो क्लासिफिकेशन थे वो सारे प्लांट पर लागू नहीं हो रहे थे। यानी वो क्लासिफिकेशन जिन्हें हम बोल रहे थे आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, ये सारे प्लांट किंगडम पे लागू नहीं हो रहे थे, वो केवल एंजियोस्पर्म पे लागू हो रहे थे। फिर मैंने बोला सारे प्लांट किंगडम में 5 लोग हैं जिनका सीक्वेंस यही होना चाहिए। पहला ग्रुप है एल्गी, दूसरा है ब्रायो, तीसरा है टेरिडो, ओके, चौथा है जिम्नो और 5वां है एंजियो। और अब आपकी एनसीईआरटी एक एक करके इन पांचों के पांचों क्लास को धीरे धीरे पढ़ाना चालू करती है। और हमने कहा कि इस तरीके लिखा हुआ सेंटेंसेस हमारे लिए मुसीबत बन जाता है कब, जब हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। तो हमने आपको एक मैजिकल 8 पॉइंट सिस्टम सिखाया है। 8 पॉइंट सिस्टम में हम लोगों ने हर बार वही 8 पॉइंट लिए हैं। आपको 8 पॉइंट मालूम है। पहले पोर्शन पर हम लोग डिस्कस करते हैं हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरे पॉइंट पर मैं डिस्कस करता हूं फॉर्म, तीसरे पर मैं डिस्कस करता हूं मॉर्फोलॉजी, याद रहेगी आपको। फिर मैं डिस्कस करता हूं एनाटॉमी इफ रिक्वायर, अगर जरूरत हुई तो एनाटॉमी डिस्कस कर लेता हूं। ये 4 पॉइंट डिस्कस करने के बाद 5वां पॉइंट आपको डिस्कस करता हूं मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। और फिर मैं डिस्कस करता हूं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो कल की क्लास जब मैंने कंप्लीट की थी
तो मैंने आपको ये 8 पॉइंट में हैबिट एंड हैबिटेट एल्गी का पढ़ा रखा है, जो कि एक्वाटिक है, वाटर में रहते हैं, आपको मालूम है, लाइकेन के साथ भी रह सकते हैं, एपिजोइक एनिमल में भी रह सकते हैं। मैंने इनके फॉर्म पढ़ा रखे हैं कि कुछ एल्गी यूनिसेलुलर हैं, जैसे क्लोरेला और क्लमाइडोमोनास, यहाँ रहा क्लमाइडोमोनास, और बहुत सारे मल्टीसेलुलर है। फिर इनकी मॉर्फोलॉजी दिखाई थी। मॉर्फोलॉजी में कुछ कॉलोनियल हैं, कुछ फिलामेंटस हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले हैं। तो ये मैं आपको बता चुका हूं। मैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पढ़ा चुका हूं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ा चुका हूं। तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 पॉइंट के बाद 7वां पॉइंट था इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। हम देखने की कोशिश करते हैं कि एल्गी का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, और उसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि एल्गी को क्लासिफाई कैसे किया गया है। तो ऑल दो मैं इतना पका चुका हूं इन 8 पॉइंट पर, फिर भी मैं हर बार आपसे कहता हूं इनको मेरे साथ बोलिए, बोलना जरूरी है। नंबर 1 हैबिट एंड हैबिटेट, नंबर 2 फॉर्म, नंबर 3 मॉर्फोलॉजी, नंबर 4 एनाटॉमी इफ रिक्वायर्ड, नंबर 5 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नंबर 6 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, नंबर 7 इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड क्लासिफिकेशन। सो मैंने पिछली क्लासेस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तक पढ़ा दिया। देखिए आपके सामने ये सारी बातें हैबिट एंड हैबिटेट की लिखी हुई हैं। फिर ये रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर। मैंने कल भी बताया था कि बेटा एल्गी का नेचर है जू स्पोर बनाना, कोनिडिया बनाना फंजाई का नेचर है, तो यहाँ कोनिडिया नहीं बनेंगे। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगैमी करना एल्गी का नेचर है, और सिंगैमी 3 प्रकार की, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, oogamous। अगर आपको जरा सा भी दिक्कत आ रही इस लेक्चर में, इसका मतलब आपने पीछे वाला लेक्चर नहीं देखा, ठीक कल वाला लेक्चर नहीं देखा। ओके, फिर इतना पढ़ लेने के बाद जो आज हमारा टॉपिक है वो है कि एल्गा किस तरीके से हमारे लिए यूजफुल है। एल्गा आर यूजफुल इन वैरायटी ऑफ वे। अब याद रखना पड़ेगा कि एल्गा का इस दुनिया में क्या यूज है, इसी को हम लोग इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के नाम से जानेंगे। तो अब आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इन इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस को कैसे सीखेंगे। तो आज हम लोग पॉइंट नंबर 7 को स्टार्ट करते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़ चुके हैं? हम लोग पढ़ चुके हैं हैबिट एंड हैबिटेट, हम लोग पढ़ चुके हैं फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं। आज हमारा पॉइंट है, यस, पॉइंट इज इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। ecological importance of algae। या फिर इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। सो एल्गी की इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस को आज हम लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और इनके पॉइंट भी बनाना चाहते हैं। देखो, अच्छा स्टूडेंट वो जो अपने सारे पॉइंट को नंबर से याद कर ले कि कितनी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी में दी गई है। और हमें मालूम है हमें एनसीईआरटी को बहुत ज्यादा कंठस्थ करना है और कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट करना है ताकि हमारे क्वेश्चन सही हो। तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट है जब आप एनसीईआरटी देखोगे इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के इन केस ऑफ एल्गी। पहला पॉइंट, एल्गी परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। एल्गी पहला जो काम करते हैं वो करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जब आप फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखने जाते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है समझना। दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। याद रखना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। हमें मालूम है एल्गी के पास क्लोरोफिल है। दे विल प्रोड्यूस C6H12O6 एंड विल लिबरेट सम ऑक्सीजन। तो याद रखना ये जो प्रोडक्ट है इट इज ऑर्गेनिक और इसी को हम लोग फूड बोलते हैं। तो बोलते हैं जो लोग इस दुनिया में फूड बना रहे हैं दे आर। इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमने डिस्कस किया कि ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं। एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और हमने फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन लिखी आपके सामने और लिखते वक्त हमने लिखा कि कार्बन डाइऑक्साइड
water in presence of sunlight and chlorophyll, they will produce C6H12O6 and oxygen will be liberated. जहां पर ये है हमारा फूड। और मैं क्या बताना चाह रहा था कि इस दुनिया में जो लोग भी फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं सिंथेसिस के द्वारा, उन्हें हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर। सो एल्गी, नंबर 1 आपको याद रखना पड़ेगा कि एल्गी इस दुनिया में प्रोड्यूसर है, और एल्गी इस दुनिया की जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका लगभग 50% फोटोसिंथेसिस अकेले करते हैं, यानी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस। परफॉर्म बाय एल्गी ओनली, यानी इस दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस है उसका लगभग 50% जो फोटोसिंथेसिस है वो केवल और केवल एल्गी कर रहे हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर आप ये बात याद रखते हो तो आपका काफी काम चल जाता है। मैंने बोला ना कि 6 पॉइंट आपको लर्न करने, 6 पॉइंट में पहला पॉइंट आपको मिल गया कि इस दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस है उसका 50% एल्गी कर रहा है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का एक बाय प्रोडक्ट है, फूड इज अ प्रोडक्ट एंड ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट। तो दूसरा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इसी से रिलेटेड है। देखिए, पहला लिख देते हैं हम लोग, पहला हटा देते हैं। तो इस दुनिया में एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो प्रोड्यूसर की तरह बिहेव कर रहे हैं। प्रोड्यूसर की तरह बिहेव करते वक्त ये दुनिया में क्या कर रहे हैं कि बेटा इस दुनिया की 50% फोटोसिंथेसिस अकेले कर रहे हैं। दूसरा, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये दे विल लिबरेट ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। अब आप बोलो एल्गी अगर पानी में है तो ऑक्सीजन कहां पर जाएगी? पानी में। और एल्गी अगर मॉइस्ट प्लेसेस में है और एयर की तरफ दिखाई पड़ रहा तो बताओ ऑक्सीजन कहां जाएगी? ऑक्सीजन में। तो अगला पॉइंट है एल्गी डिसॉल्व ऑक्सीजन, द डिसॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरनमेंट। अच्छा, मैं ये वो पॉइंट उठाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपकी एनसीईआरटी में है, तो मैं अपनी तरफ से कोई पॉइंट लिख नहीं रहा हूं, तो आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि सर कम पॉइंट लिखा रहे, इस चक्कर में मत रहिएगा, ठीक है? ओके, नाउ द पॉइंट नंबर 3, द एल्गी आर एडिबल। बहुत सारे एल्गी एडिबल हैं जिन्हें खाया जा सकता है। अब मैं आपको बताऊं, जैसे फंजाई एडिबल थे, अगर आपको याद हो, इसके पहले मैंने जब फंजाई पढ़ाया तो मशरूम इज अ फंजाई दैट इज एडिबल, मॉर्केला दैट इज मॉरल्स एंड ट्रफल्स, डेलिकेसीज, वो सब एडिबल है। तो जैसे फंजाई एडिबल है वैसे एल्गी भी एडिबल है। याद रखना, एल्गी को खाया जा सकता है अबाउट 70 स्पीसीज, नॉट द 70%, याद रखना अबाउट 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी they are used as food। तो एनसीईआरटी की इस पैराग्राफ को लोग 70% समझ लेते हैं, नहीं 70% नहीं है। इस दुनिया में जितनी एल्गी की स्पीसीज है उनमें से लगभग 70 स्पीसीज ऑफ एल्गी यूज्ड एज अ फूड, जिनमें से 3 के नाम इन्होंने लिखे हैं जिनका फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, LPS। नंबर 1 इज लैमिनेरिया, दैट इज लैमिनेरिया। P is porphyra and S is sargassum। Laminaria, porphyra and sargassum, these are the 3 main example given in NCERT। इसका मतलब ये नहीं कि यही 3 एग्जाम्पल हैं, 70 स्पीसीज है। 3 दिए हमें, 3 लर्न करने, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। इनमें से एक क्वेश्चन पहले हमारे समय पे बहुत पूछा जाता था लैमिनेरिया से, इट्स अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जाएगा, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। ये आयोडीन का एक बहुत बढ़िया सोर्स है। तो कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस दुनिया में
लैमिनेरिया आयोडीन के निकालने में यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। देखो अब मैंने बोला था ना 6 पॉइंट है जो इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में हमें आएंगे, 6 में से 3 आ चुके हैं। चलो मेरे साथ रिवाइज करो। दे एक्ट लाइक अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में कितना परसेंट फोटोसिंथेसिस कर रहा है दुनिया का? 50%। दूसरा पॉइंट है कि फोटोसिंथेसिस करते वक्त क्या निकाल रहा है ये? ऑक्सीजन, और अपनी इमीडिएट इन्वायरमेंट में डिसॉल्व कर रहा है। तीसरा पॉइंट है कि इस दुनिया के बहुत सारे एल्गी हैं जो एडिबल हैं, जिन्हें खाया जा सकता है। एडिबल का मतलब खाया जा सकता है। उनमें से 70 स्पीसीज हैं जो एडिबल हैं, जिनमें से 3 दी गई हैं LPS। L इज लैमिनेरिया, P इज पारफायरा, S इज सार्गेसम। और लैमिनेरिया से एक छोटा सा क्वेश्चन बताओ, लैमिनेरिया इज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन। वेरी गुड। इसके बाद 3 पोर्शन के बाद जो हमारे पास चौथा पोर्शन है, चौथा पॉइंट है, एल्गी प्रोड्यूसेस हाइड्रोकोलाइड। एल्गी प्रोड्यूसेस हाइड्रोकोलाइड्स। अच्छा, अगर आप लोग केमिस्ट्री जानते हो तो आपने कोलाइडल सॉल्यूशन देखे होंगे और कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में सुना होगा। द कोलाइडल पार्टिकल दे एब्जॉर्ब वाटर। याद रखना, दुनिया का जो भी कोलाइडल पार्टिकल होगा इट हैव द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। तो याद रखना, एल्गी के पास कुछ वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले सब्सटेंस होते हैं। हाइड्रोकोलाइड दे आर वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस। तो एल्गी वाटर एब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस को प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स को प्रोड्यूस करते हैं। और 2 हाइड्रोकोलाइड्स का बड़ा बेटा नाम हुआ है। एक हाइड्रोकोलाइड का नाम है एल्गिन और एक का नाम है कैरेंजीन। कानपुर में तो एक मिल हुआ करती थी, एल्गिन मिल, अभी भी है पर काम नहीं कर रही है। तो एल्गिन और कैरेंजीन नाम के 2 हाइड्रोकोलाइड हैं जो वाटर एब्जॉर्बिंग है। इनमें से एल्गिन इज फ्रॉम द ब्राउन एल्गी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। एल्गिन को ब्राउन एल्गी से प्रोड्यूस किया जाता है एंड कैरेंजीन फ्रॉम द रेड एल्गी। अब आप पूछेंगे सर कि इन हाइड्रोकोलाइड का यूज क्या है? क्या यूज है? यस, इट इज नॉट इकोलॉजिकल, इट इज इकोनॉमिकल यूज। पैसे के लिए यूज है। दे यूज्ड इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल यूज है, बहुत इंडस्ट्रियल यूज है। तो ये चौथा इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है जो आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई एल्गी हमारे पास हाइड्रोकोलाइड प्रोड्यूस करते हैं। इन हाइड्रोकोलाइड्स में तो 2 के नाम है, एक का नाम है एल्गिन, दूसरे का नाम है कैरेंजीन। एल्गिन ब्राउन एल्गी से निकलता है, कैरेंजीन रेड एल्गी से निकलता है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, ये याद रखें। ओके, 4 पॉइंट के बाद जो 5वां पॉइंट है ये भी आपको याद रखना है। एल्गी का एक और पॉइंट है जो हमारा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। एल्गी प्रोड्यूसेस एगरोज जेल, प्रोड्यूसेस एगरोज जेल। अच्छा, कई बार एगरोज जेल की जगह अगार अगार जेल लिखा हुआ मिलेगा तो घबराना मत, बात एक ही है, अगार अगार जेल। अब याद रखना 2 एल्गी हैं, इनके नाम आप लोग नोट कर लें। वन इज नोन एज जेलिडियम और दूसरा है ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के जो 2 एल्गी हैं, इन्हीं से बेटा एगरोज जेल प्रोड्यूस होता है। अब आप पूछेंगे सर ये एगरोज जेल का क्या यूज है? तो बोलूंगा एगरोज जेल इज यूज्ड इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से परिचित होंगे। और जो लोग 11th हैं, जिन्होंने 12th अभी नहीं पढ़ा, वो याद रख लें, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक फॉर द डीएनए सेपरेशन। जब हम बायोटेक्नोलॉजी में डीएनए के टुकड़ों को काट लेते हैं तो डीएनए के टुकड़ों को काटने के बाद उन डीएनए के टुकड़ों का सेपरेशन करते हैं बाय द प्रोसेस नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। और उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग एगरोज जेल यूज करते हैं। अच्छा, याद रखना, एगरोज जेल केवल डीएनए सेपरेशन में ही नहीं यूज किया जाता, एगरोज जेल यूज किया जाता है एज अ फूड भी। और इससे बनाई जाती हैं जेलीज,
जो आप लोगों ने चॉकलेट टॉफियों की जेलीज खाई हैं उनमें एगरोस जेल होता है। इसके अलावा आइसक्रीम में भी इनका यूज होता है। आइसक्रीम में प्रेसिपिटेटिंग मटेरियल है, ये प्रेसिपिटेट करता है आइसक्रीम को, तो आइसक्रीम में भी यूज होता है। इसके अलावा जब आप एमबीबीएस कर रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, तो आप कल्चर प्लेट बनाओगे। अब बोलोगे सर ये कौन सी बात होती है, कल्चर प्लेट क्या होती है? कल्चर प्लेट वो होता है जिसमें आप किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हो। जैसे मान लीजिए ये प्लेट है और इस प्लेट में तुम्हें टीबी का बैक्टीरिया ग्रो करना है, तो एक प्लेट लोगे, उस प्लेट में बैक्टीरिया ऐसे स्टील में तो ग्रो नहीं कर जाएगा, तो उस प्लेट में पहले एगरोस जेल की बेटा हम लोग यहां पर लेयरिंग का लगाते हैं और उस एगरोस जेल में डालते हैं न्यूट्रिएंट और वो न्यूट्रिएंट पे बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। तो याद रखना कल्चर प्लेट में भी एगरोस जेल यूज किया जाता है। एगरोस जेल के बहुत यूज है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। तो आपकी बुक में दिया गया है कि भाई एगरोस जेल कहां से निकाला जाता है। आपको मालूम है दो एल्गी हैं, एक जेलिडियम दूसरा ग्रेसिलेरिया, और जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से अगार अगार जेल और एगरोस जेल निकाला जाता है, जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज होता है डीएनए सेपरेशन के अलावा। ये जेलीज बनाने में काम आता है, आइसक्रीम बनाने में काम आता है। जेलीज आपने खाई भी होंगी, आइसक्रीम सबने खाई है। इसके अलावा बैक्टीरियल माइक्रोब ग्रोथ के लिए कल्चर प्लेट बनाने के भी काम आता है। तो एगरोस जेल के बड़े यूज है। तो ये है पॉइंट नंबर 5। चाहो तो आप रिवाइज करते जाओ। पांचवा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है एगरोस जेल का। एगरोस जेल जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के एल्गी से निकाला जाता है। बड़ा यूजफुल सब्सटेंस है, बहुत ही यूजफुल सब्सटेंस है, याद रखना पड़ेगा, तरह तरीके के काम आते हैं। एंड 6 एंड द लास्ट पॉइंट फॉर द इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, याद रखना the some algae they produce SCP. Algae produces SCP. SCP. अब आपका मन करेगा what is SCP? SCP is single cell protein. अच्छा, वैसे तो सिंगल सेल प्रोटीन एक मिसनॉमर है, हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से प्रोटीन बनाई जाए जरूरी नहीं है, लेकिन इसका एक रूल है, द प्रोटीन प्रोड्यूसेस बाय माइक्रोब्स। क्या बोला मैंने? प्रोटीन प्रोड्यूसेस बाय माइक्रोब्स इज नोन एज सिंगल सेल प्रोटीन। जैसे एक एल्गी है, इसका नाम है क्लोरेला, ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ये माइक्रोब है, यूनिसेलुलर एल्गी है, इससे खूब सारी प्रोटीन पैदा होती है, बहुत सारी प्रोटीन पैदा होती है। ठीक इसी तरीके से ब्लू ग्रीन एल्गी है, आजकल एनसीईआरटी से इसका नाम हटा दिया, पुरानी एनसीईआरटी में इसका नाम दिया गया था। इट इज नोन एज स्पाइरुलिना। मैं पहले से बोल दूं, एल्गी है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना इज ब्लू ग्रीन एल्गी, और ये भी यूनिसेलुलर है एंड इट इज आल्सो प्रोड्यूसेस प्रोटीन। अच्छा, अब एक क्वेश्चन जो बहुत दिनों से एकदम हवा बना हुआ है कि सर यही क्यों लेके जाए जाते। देखो, व्हेन एनी एस्ट्रोनॉट, जब कभी कोई स्पेस ट्रेवलर स्पेस में जाता है, स्पेस ट्रेवलर, तो आपको स्पेस में जाने के लिए एंटी ग्रेविटी जाना पड़ता है, और आपको मान लो वहां पर 6 महीने गुजारने हैं, या मान लो 10 दिन गुजारने हैं, 1 महीना स्पेस में अंतरिक्ष में गुजारना है, तो खाना तो खाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? खाना खाने के लिए क्या करेंगे? यहां से गेहूं बांध के ले जाएंगे, आटा बांध के लेके जाएंगे, क्या बांध के ले जाएंगे, वहां क्या खाएंगे? तो होता क्या है कि हम ऐसी चीज लेके जाना चाहते हैं जो हल्की हो और प्रोडक्शन ज्यादा हो। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से हल्का क्या हो सकता है? तो बहुत हल्के हैं क्लोरेला और स्पाइरुलिना, लेकिन इनका प्रोडक्शन प्रोटीन का बहुत ज्यादा है। तो बोलते हैं स्पेस ट्रेवलर जनरली क्लोरेला और स्पाइरुलिना को अपने साथ लेके जाते हैं। तो याद रखना, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ये दोनों एल्गी स्पेस ट्रेवलर के द्वारा यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एससीपी, दैट इज नोन एज सिंगल सेल प्रोटीन। और इसी वजह से ये क्वेश्चन काफी बना हुआ। अब इस क्वेश्चन में कैसे हम आपको फंसाते हैं, बता दे रहे। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूज्ड बाय द स्पेस ट्रेवलर। हम ऑप्शन देंगे क्लोरेला, स्पाइरुलिना, बोथ, नन। आप बोथ लगा देते हो, यहां फंस जाओगे। क्यों?
क्योंकि क्लोरेला इज अ एल्गी, इट इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। सो कई बार क्वेश्चन टीचर ऐसे पूछता है, आपको लगेगा दोनों ही तो होने चाहिए, लेकिन याद रखना क्लोरेला इज अ एल्गी, which of the following true algae, and this is not true algae, it is blue green algae, and blue green algae is nothing but cyanobacteria, ये cyanobacteria। ओके, तो इस तरीके से हमने इकोलॉजिकल और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस पढ़ ली। तो जितने लोग भी मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो इन 6 पॉइंट को रिवाइज करके दें। पहला पॉइंट था एल्गी यूज एज अ प्रोड्यूसर, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दुनिया की आधी फोटोसिंथेसिस यही कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन को इमीडिएट एनवायरनमेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। ये फूड ये एडिबल है, इनमें से 70 स्पीसीज एडिबल है, जिनमें LPS का नाम है, जिसमें से लेमनेरिया इज फॉर आयोडीन। फिर इसके बाद अगरोज जेल, जो आपको मालूम है, हाइड्रोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड में दो, एक एल्गिन और एक कैरेंजी। एल्गिन में क्या, यस, ब्राउन एल्गी, एंड कैरेंजी में रेड एल्गी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पेस ट्रेवलर के द्वारा 2 एल्गी यूज किए जाते हैं। नई बुक्स में केवल क्लोरेला दिया गया है, याद रखना, क्योंकि क्लोरेला इज एल्गी, स्पर्लना इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी। तो जिनकी बुक में क्लोरेला और स्पर्लना दोनों दिए गए वो ओल्ड बुक है, ये याद रखना। तो हम लोगों ने कुल मिलाकर के 7 पॉइंट पढ़ लिए। नाउ द 8वां पॉइंट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ द एल्गी। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। याद रखने वाली बात यह है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी डिपेंड्स अपॉन, classification of algae depends upon, it is depend upon type of chlorophyll, number 1, types of chlorophyll, number 2, types of accessory pigments, and storage food material, etc। देखिए, कई बार हम केवल लिखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, और मैं आपका क्वालिटी चेक करता हूं। जैसे क्वालिटी कैसे चेक करूंगा, मैंने अभी एल्गी का क्लासिफिकेशन बताया, इन 3 पॉइंट पर मेनली डिपेंड है, एटसेट्रा इसे लगाया। और इसी समय मेरा मन करेगा, क्या मैंने आपको फंजाई का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था? यस, पढ़ाया था। क्या आपको मालूम है फंजाई के क्लासिफिकेशन के वो 4 पॉइंट जिनमें फंजाई का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता था? अगर आपको मालूम है, आप सही डायरेक्शन में। नहीं सर, रिवाइज करना पड़ेगा, आप सही डायरेक्शन में नहीं। आपको याद है मैंने पढ़ाया था, फंजाई का क्लासिफिकेशन हाइफा और माइसीलियम पे डिपेंड करता है, स्पोर फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, फ्रूटिंग बॉडी पे डिपेंड करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। याद आया? ठीक वैसे ही एल्गी का क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है इन 3 पॉइंट पर। टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, नंबर 2, टाइप्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट, स्टोरेज फूड मटेरियल, इवन चौथा पॉइंट भी है, यहां पर भी स्पोर फॉर्मेशन है, स्पोर फॉर्मेशन पर भी डिपेंड करता है, इसलिए मैंने एटसेट्रा लगा दिया था। तो टाइप्स ऑफ क्लोरोफिल, टाइप्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट, स्टोरेज फूड मटेरियल एंड स्पोर फॉर्मेशन। लेकिन इन 3 मुख्य बातों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, इन 3 चीजों को मत भूलिएगा। नंबर 1 इज टाइप ऑफ क्लोरोफिल, टाइप ऑफ एसेसरी पिगमेंट एंड स्टोरेज फूड मटेरियल। और इन बेसिस पर एल्गा को 3 क्लासेस में बांटा गया है। द एल्गा आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। Number 1 is known as chlorophyceae. Number 2 is known as phaeophyceae. And number 3 is known as rhodophyceae. Number 1 is known as chlorophyceae, number 2 is known as phaeophyceae, number 3 is known as rhodophyceae. Now, The chlorophyceae is known as green algae। देखो, जिसको रटना नहीं चाहिए, मैंने आपको बायोलॉजी पढ़ने का तरीका बताया है कि यहां पर नाम अपनी डेफिनेशन खुद लेके आता है। क्लोरो का मतलब ग्रीन, फाइसी का मतलब एल्गी, फियो का मतलब ब्राउन,
और फाइसी का मतलब एल्गी, दिस इज नोन एज ब्राउन एल्गी, एंड रोडोफाइसी का मतलब रेड एल्गी। ये तीन क्लासेस में हम लोगों ने अपने एल्गी को क्लासिफाई किया है। सो एल्गा आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्लोरोफिल, type of accessory pigment, storage food material, and spore formation. And there are three main classes. Class number 1 is chlorophyceae, class number 2 is phaeophyceae, class number 3 is rhodophyceae. अगर आप इतना सीख लेते हो तो कुछ बातें और डिस्कस करने का मन है, आप उन्हें समझने की कोशिश करिएगा। यस, क्या क्या बातें करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। पहला क्लास मैंने आपको बताया क्लोरोफाइसी, आपने लिख लिया सर पहला क्लास है क्लोरोफाइसी, थैंक यू वेरी मच। दूसरा क्लास मैंने आपको बताया कि इसका क्लास है फियोफाइसी, ओके, सो आपने वो भी लिख लिया। और तीसरा क्लास मैंने आपको बताया दिस इज नोन एज रोडोफाइसी। इनसे जुड़ी हुई कुछ इनिशियल बातें हैं जो आप सबको जाननी चाहिए, इतना तो मिनिमम जानना चाहिए। बस फर्स्ट इज ग्रीन एल्गी, एल्गी आप आगे लगाते जाइएगा। फियोफाइसी इज ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी इज रेड एल्गी। और अब आपको एक रूल लिखना है। रूल इज दिस कि क्लोरोफिल ए एंड बीटा कैरोटीन ये हर जगह मिलेगा आपको, एवरीवेयर। तो अगर मैं बोलूं क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए है, यस। बताओ फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन है, यस सर बीटा कैरोटीन है। अगर मैं पूछूं रोडोफाइसी में सर क्लोरोफिल ए है, यस है, और सर क्या बीटा कैरोटीनॉइड है, यस बीटा कैरोटीनॉइड है। तो सर ये अलग अलग किस बात पर हुए, ध्यान सुनना। क्लोरोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल सी भी पाया जाता है। और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए के साथ साथ क्लोरोफिल डी भी पाया जाता है। मैं तो ऐसे याद कर लेता, रोडो में डी है, क्लोरोफिल में डी है, बस। बाकी पहले में ए बी, ए सी, ए डी, या फिर मैं लिख लेता था ए सब जगह फिर बी सी डी ऐसे लिख लेता था। वो तो बहुत आसान है। क्लोरोफिल ए एंड बी क्लोरोफाइसी, क्लोरोफिल ए एंड सी इज फियोफाइसी, क्लोरोफिल ए एंड डी इन रोडोफाइसी। नाउ दीज आर द क्लोरोफिल। मैंने बोला था ना कि बेटा एल्गी का क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ क्लोरोफिल की बेसिस पर है, तो आपने बोला था यस सर क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल ए एंड सी एंड क्लोरोफिल ए एंड डी। इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट की बेसिस पर भी है। याद रखना क्लोरोफाइसी में बीटा कैरोटीन ही एसेसरी पिगमेंट है अकेले, लेकिन फियोफाइसी में बीटा कैरोटीन के अलावा फ्यूकोजेंथिन साथ में ज़ैंथोफिल फिल भी है। अगर आप डायटम्स नहीं भूले हो और अगर आप डाइनोफ्लेजलेट नहीं भूले हो, तो मैंने आपको बोला था डायटम्स एंड डाइनोफ्लेजलेट दे आल्सो हैव क्लोरोफिल ए एंड सी, ए एंड सी, याद है? ठीक वैसे ही क्लोरोफिल ए एंड सी बीटा कैरोटीन के साथ फ्यूकोजेंथिन एंड ज़ैंथोफिल। एंड नाउ रोडोफाइसी में बीटा कैरोटीन के साथ आर फाइकोइरिथ्रिन। अच्छा, कई बार आपके पास फाइकोइरिथ्रिन की जगह पर फाइकोबिलिन लिखा हुआ होगा और अब आपका मन करेगा क्या करें सर, आंसर सही लगाएं कि गलत लगाएं? यस, फाइकोबिलिन भी सही आंसर है, बिकॉज द फाइकोबिलिन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पिगमेंट, वन इज नोन एज फाइकोइरिथ्रिन, ओके, प्लस फाइकोसाइनिन। तो फाइकोइरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन भी यहां पर आंसर लग सकता, जिसमें फाइकोबिलिन वाला पोर्शन में आर फाइकोइरिथ्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर शब्द है, आर का मतलब ही होता है रोडोफाइसी फाइकोइरिथ्रिन।
अब इनका स्टोरेज फूड मटेरियल में एक एक करके समझाता जाऊंगा, तो आप घबराइएगा मत। पहले आप इतना सीख लीजिए कि क्या क्या आपको याद रखना है। देखो टोटल 3 क्लासेस है। पहली क्लास का नाम है क्लोरोफाइसी, दूसरी का नाम है फियोफाइसी, तीसरी का नाम है रोडोफाइसी। इसमें क्लोरोफाइसी का नाम है ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी का नाम है ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी का नाम है रेड एल्गी। हर एक में क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन है। तो एक रूल बना लो, क्लोरोफिल ए बीटा कैरोटीन इज एवरीवेयर, and then chlorophyll B and A, it is chlorophycy, A and C is pheophycy, A and D is rhodophycy, along with some necessary pigment. Beta carotene is everywhere. Pheophycy में fucoxanthin and xanthophyll, and rhodophycy में phycoerythrin, वो भी R phycoerythrin। कौन सा वाला? R phycoerythrin। अगर आप इस चीज को सीख गए तो मैं इसे मिटा देता हूं। अच्छा, R phycoerythrin और R phycocyanin से रिलेटेड एक छोटी सी बात है जो मुझे लगता है आप सबको मालूम ही होनी चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये एक्स्ट्रा है, एनसीईआरटी की बेसिस से थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो आप चाहो तो उसमें कहीं पर एक्स्ट्रा लिख लो ताकि आपको ये ना लगे कि इसको भी पढ़ना है। मत पढ़ना, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये मुश्किल में आ जाते हैं। देखिए जो फाइकोबिलिन है, ये ध्यान सुनना, फाइकोबिलिन अभी अभी मैंने बोला इट इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट and it have 2 pigment, 2 पिगमेंट का समूह है। वन इज नोन एज फाइकोइरेथ्रिन और दूसरे का नाम है फाइकोसायनिन। याद रखना, आज के बाद जिंदगी में कहीं पर भी एरेथ्रो शब्द मिले उसका मतलब ही होता है रेड, एरेथ्रोसाइट। याद करो, एरेथ्रोसाइट इज आरबीसी, रेड ब्लड सेल, याद है। और कहीं भी साइनो शब्द मिले इसका मतलब ही होता है ब्लू। ओके, तो फाइकोबिलिन में अब आपका लगेगा कलर कैसा है। फाइकोबिलिन तो कॉम्बिनेशन और रेड और ब्लू का है। अच्छा बताओ, अगर रेड का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो फाइकोबिलिन रेडिश दिखाई पड़ने लगेगा, और अगर ब्लू का अमाउंट ज्यादा हो जाए तो बेटा फाइकोबिलिन ब्लूइश दिखाई पड़ने लगेगा। तो इट डिपेंड कि बेटा वहां पर कौन ज्यादा है। अब ध्यान सुनना, ये जो फाइकोबिलिन्स होते हैं ये 2 जगह पर होते हैं। ये भगवान ध्यान से सुनना वरना कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होगा। द फाइकोबिलिन आर प्रेजेंट एट 2 प्लेसेस, 2 जगह पर पाए जाते हैं। वन इज नोन एज रोडोफाइसी, और सेकेंड वन इज नोन एज साइनोफाइसी। अब आप बोलोगे साइनोफाइसी तो सर पहली बार शब्द सुन रहे हैं। यस बेटा, साइनोफाइसी इज साइनोबैक्टीरिया दैट इज नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑल्सो नोन एज साइनोबैक्टीरिया। अब आपको मालूम है फाइकोबिलिन 2 जगह पाया जा रहा है, रोडोफाइसी में भी और साइनोफाइसी में भी। अब अगर ये बिलोंग करता है रोडोफाइसी को, ध्यान सुनो, इफ दिस बिलोंग टू रोडोफाइसी, शायद आप समझ पाओ, शायद अगर फाइकोबिलिन रोडोफाइसी से बिलोंग कर रहा है, इट विल नोन एज आर फाइकोइरेथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। व्हाट इज द आर मीनिंग? रोडोफाइसियन फाइकोइरेथ्रिन एंड रोडोफाइसिन फाइकोसाइनिन। अब ध्यान सुनो, रोडोफाइसी में फाइकोइरेथ्रिन, आर फाइकोइरेथ्रिन, इट इज मोर देन lot and lot more than आर फाइकोसाइनिन। यानी कि रोडोफाइसी में किस पिगमेंट का अमाउंट ज्यादा है? आर फाइकोइरेथ्रिन का। इसलिए रोडोफाइसी कैसा दिखाई पड़ेगा? रेड। अब ध्यान सुनो, when this present in साइनोफाइसी, साइनोफाइसी में जब ये प्रेजेंट होंगे तो आप ध्यान से सुने, आर फाइकोइरेथ्रिन बहुत कम होगा, आर फाइकोइरेथ्रिन इज लेस एंड आर फाइकोसायनिन इज लॉट्स एंड लॉट्स इन अमाउंट। अगर ये ज्यादा है तो बताइए अब साइनोफाइसी कैसा दिखाई पड़ेगा? ब्लू।
and that's why it is known as blue green algae. और इसीलिए, sorry, I am very much sorry, it is not R, it is C phyco. I am very much sorry, it is C phycocyanin and C phycoerythrin and C phycocyanin. What is the C stands for? Cyanophycin phycoerythrin and cyanophycin phycocyanin. इसीलिए ब्लू ग्रीन एल्गी में भी दोनों पिगमेंट होते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब दो, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी दोनों पिगमेंट होते हैं, रोडोफाइसी में भी दोनों पिगमेंट होते हैं, लेकिन रोडोफाइसी में कौन ज्यादा? आर फाइकोएरिथ्रिन। और साइनोफाइसी में कौन ज्यादा? सी फाइकोसाइनिन। And that's why they are blue in color, and that's why they are known as blue green algae, and that's why they are known as red in color, and that's why they are known as red algae, and that's why R is very essential. R बहुत important है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि phycobilin present in rhodophysi and cyanophysi both। अगर कोई पूछे क्या phycoerythrin cyanophysi में है, yes, but very less amount। अगर कोई पूछे क्या phycocyanin rhodophysi में है, yes, it is very less। So it was the extra thing जो आपको आनी चाहिए। नहीं समझ में आई तो एक बार मैं और दोहरा रहा हूं। फाइकोबिलिन इज अ ग्रुप ऑफ पिगमेंट जिसमें फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन होते हैं। फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन रोडोफाइसी और साइनोफाइसी दोनों जगह पर होते हैं, पर इनके नाम उनके अकॉर्डिंग होते हैं। अगर रोडोफाइसी से है तो आर फाइकोएरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन, और अगर बेटा साइनोफाइसी से है तो सी फाइकोएरिथ्रिन एंड सी फाइकोसाइनिन। और इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि रोडोफाइसी में आर फाइकोएरिथ्रिन ज्यादा होता है और साइनोफाइसी में सी फाइकोसाइनिन ज्यादा होता है, और इस तरीके से हम इन पिगमेंट के बारे में आइडिया लगा सकते हैं। सो इट वाज द टोटल क्लासिफिकेशन। तो अब हम लोगों ने 8 पॉइंट पढ़ लिए। 8 पॉइंट में हमको अंततः पता चला कि एल्गी टोटल 3 क्लासेस होते हैं। यस, पहली क्लास का नाम है क्लोरोफाइसी, दूसरे का नाम फियोफाइसी, तीसरे का नाम रोडोफाइसी। नाउ हम लोग एक एक करके हर एल्गी को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो हमारे हिस्से लगेगा इट इज क्लोरोफाइसी इन डिटेल। तो चलो भाई क्लोरोफाइसी को डिटेल में पढ़ते हैं। क्लोरोफाइसी ऑल्सो known as ग्रीन एल्गी, इन्हें हम लोग ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। ऑल्सो नोन एज ग्रीन एल्गी। क्लोरो का मतलब ही होता है ग्रीन। और बिना टाइम वेस्ट किए, बिना किसी भूमिका बनाए 8 पॉइंट पे आ जाओ, अच्छा रहेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। यस, क्लोरोफाइसी का पहला पॉइंट इट इज हैबिट एंड हैबिटेट। सर आप इनके हैबिटेट क्लियर कर दीजिए ताकि हम लोग को इजी हो जाए। यस, क्लोरोफाइसी दे आर एक्वेटिक। बिल्कुल आपको याद रखना ये एक्वेटिक है, ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं। सर ये मरीन वाटर में रह सकते हैं, और सर ये ब्रैकिस वाटर में रह सकते हैं। नदियों का पानी इज फ्रेश वाटर, समुद्र का पानी इट इज मरीन वाटर, और ईश्वरी इज डेल्टा, जहां पर नदियां और समुद्र मिल रहे हैं, दैट इज ब्रैकिस वाटर। याद रहेगा। तो ये एक्वेटिक है, या फिर दे विल लिव इन मॉइस्ट प्लेसेस। ये मॉइस्ट प्लेसेस में रह सकते हैं, मॉइस्ट स्टोन्स में रह सकते हैं, मॉइस्ट वुड में रह सकते हैं। आपको भूलना नहीं है। याद रखना इनमें से एक बड़ा विचित्र एल्गी है, दैट इज नोन एज मड एल्गी। मड में रहने वाला भी एक एल्गी है, दैट इज नोन एज कारा। ये ग्रीन एल्गी का मेंबर है, ये मड में रहता है, कीचड़ में। कभी आपको कीचड़ हरा दिखाई पड़े तो समझ लेना वो कारा की वजह से। ओके, तो फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, ब्रैकिस वाटर, मॉइस्ट प्लेसेस, स्टोन, वुड, मड में रह सकते हैं। कारा इसका एक एग्जांपल है, हैबिट एंड हैबिटेट इनका। तो पहला पॉइंट बड़ा अच्छी तरीके से क्लियर हो गया सर, हैबिट एंड हैबिटेट। नाउ द फॉर्म ध्यान से सुन लीजिए। दे मे बी यूनिसेलुलर एंड मे बी मल्टीसेलुलर। U by C का मतलब यूनिसेलुलर, M by C का मतलब मल्टीसेलुलर।
यूनिसेलुलर एल्गी में जो आपको एग्जाम्पल याद रखना है वो है याद क्लोरेला। अब पता चला क्लोरेला ग्रीन एल्गी का मेंबर है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास भी ग्रीन एल्गी का मेंबर। अच्छा, अब बच्चे यहां पर आकर हाईली कंफ्यूज, ध्यान से सुनो। ये क्वेश्चन मेरे पास इतनी बार आते हैं कि मुझे लगता है कि मैंने सही से नहीं पढ़ाया। बोलते हैं सर आप प्लांट किंगडम के अंदर क्लोरोफाइसी को पढ़ा रहे हो, और अगर प्लांट किंगडम के अंदर क्लोरोफाइसी को पढ़ा रहे हो तो प्लांट किंगडम तो मल्टी सेलुलर है, तो अब आप क्लोरोफाइसी के अंदर यूनिसेलुलर एल्गी का एग्जांपल क्यों लिख दे रहे हो? मैं आपको बता दूं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर। पहले तो ये निकाल के बाहर करो। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी is not the classification of Whittaker, it is the classification of some other scientists like Oswald and Tipo. तो उन्होंने क्लासिफिकेशन अलग कर रखा है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, और विटेकर ने कहा हमारे एल्गी हमको भेज दो। तो अब ओसवाल्ड टिप्पो ने एल्गी भेज दी। अब उन एल्गी में से यूनिसेलुलर एल्गी भी आ गए, मल्टीसेलुलर भी एल्गी आ गए। अगर आप विटेकर को फॉलो करते हो तो क्लोरोफाइसी तो आएगा ही आएगा, पर क्लोरोफाइसी के कौन से वाले आएंगे? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर वाले कहां भागा दिए जाएंगे? प्रोटिस्टा। सो दैट्स व्हाई अगर आपको लगे क्लोरेला क्लोमाइडोमोनास प्लांट किंगडम के मेंबर है, नहीं, दे आर मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, मल्टीसेलुलर में याद रखना। अब आपको एग्जांपल याद करा रहा हूं मैं। अगर कोई पूछे कि क्लोरोफाइसी में कारा का क्लास बताओ, कारा इज द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, क्लोमाइडोमोनास इज द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी, क्लोरेला इज द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। इसी तरीके से मल्टीसेलुलर में एग्जांपल ध्यान से सुनिए। मल्टीसेलुलर में एग्जांपल हो सकते हैं यूलोथ्रिक्स, इट इज अ मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। स्पाइरोगाइरा, इट इज आल्सो द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा। इसके अलावा एक और मेंबर है जिसको आप लोगों ने कभी नाम सुना है, वॉल्वॉक्स, इट इज आल्सो द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी। तो ये सब मेंबर है क्लोरोफाइसी के। अभी मैं केवल हैबिट एंड हैबिटेट के अलावा फॉर्म डिस्कस कर रहा हूं। फॉर्म में मैंने बताया तो एल्गा में भी यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर, लेकिन अगर कोई यूनिसेलुलर एल्गा है वो प्लांट किंगडम में नहीं जाएगा लेकिन प्रोटिस्टा में जाएगा। पर आपने तो सर इसे प्लांट किंगडम की क्लोरोफाइसी में डाल दिया। मैं कहूंगा क्लोरोफाइसी इज नॉट द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर, इट्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ओसवाल्ड एंड टिप्पो। तो ओसवाल्ड एंड टिप्पो का क्लोरोफाइसी जहां जाएगा वहां अपने यूनिसेलुलर लेके जाएगा। अब तुम होशियारी करो, उसे वहां से उठा के कहां भेज दो? प्रोटिस्टा। तो भाई क्लोरोफाइसी में आपने हैबिट एंड हैबिटेट एंड फॉर्म पढ़ लिए। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो मैं इसके बाद मॉर्फोलॉजी में चलता हूं। अब आप लोग मेरे साथ मॉर्फोलॉजी डिस्कस करिए और मॉर्फोलॉजी डिस्कस करते हुए आगे बढ़िए। याद रखना पॉइंट नंबर 3 इज मॉर्फोलॉजी। Morphology of the chlorophyce, it is very simple. Morphology of the chlorophyce is very simple. क्या सिंपल चीजें हैं वो आपको याद रखनी है। याद रखना, they may be filamentous। मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। फिलामेंटस का मतलब है मल्टी सेलुलर होते हुए रॉड लाइक बॉडी है, जो मल्टी सेलुलर बहुत सारी सेल मिला करके एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा, जिसकी चारों तरफ म्यूसिलेज शीथ है। इट इज नोन एज फिलामेंटस। और क्लोरोफाइसी के फिलामेंटस मेंबर में दो एग्जांपल है, वन इज यूलोथ्रिक्स, अनदर वन इज स्पाइरोगाइरा। याद रखना, दे में भी कॉलोनियल, मैंने कल बताया था आपको, बहुत सारी कॉलोनी बना सकते हैं। बहुत सारे बेटा मेंबर आपस में जुड़कर एग्रीगेट होकर के कॉलोनी बना सकते हैं और म्यूसिलेज शीथ हो सकती है। दैट इज नोन एज कॉलोनियल। और जो कॉलोनियल कंडीशन है इट इज इन वॉल्वॉक्स। तो होशियार लोग समझेंगे कि बेटा वॉल्वॉक्स किसको बिलोंग करता है, यूलोथ्रिक्स किसको बिलोंग करता है, स्पाइरोगाइरा किसको बिलोंग करता है। दे ऑल बिलोंग टू द क्लोरोफाइसी। याद रखना, इनमें कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले स्ट्रक्चर्स नहीं होते। दे डू नॉट हैव द कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स बॉडी जो तीसरे तरीके का स्ट्रक्चर था वो यहाँ पर नहीं प्रेजेंट होते हैं, वो आपको मालूम होने चाहिए। याद रखो, जल्दी से इधर देखो जल्दी। पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट है फॉर्म, तीसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी। नाउ द वन मोर पॉइंट, इट इज एनाटॉमी। यस, हेयर एनाटॉमी इज रिक्वायर्ड। एनाटॉमी की बजाय मैं सेलुलर स्ट्रक्चर बोलता हूं उन्हें, तो अब आपको मैं सेलुलर स्ट्रक्चर पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो मिटा दीजिए कि क्लोरोफाइसी में फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा का एग्जांपल आएगा,
और कॉलोनियल जब भी एग्जांपल आएगा ये बॉल बॉक्स का आएगा। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4 इज एनाटॉमी। तो इन डिटेल एनाटॉमी तो नहीं है, पर इनके सेल स्ट्रक्चर है, एंड दीज सेल स्ट्रक्चर आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनसे क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं। पहली बात, किसी भी ग्रीन एल्गी की जो सेल होगी उसमें सेल वॉल होगी डबल लेयर। मैंने 2 सेल वॉल नहीं बोली, मैंने बोला सेल वॉल इज डबल लेयर। सेल वॉल इज डबल लेयर, जिनमें से इनकी एक इनर लेयर होगी, इनर लेयर होगी, और एक आउटर लेयर होगी। इनर लेयर इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, and outer layer in case of chlorophyce, only in case of chlorophyce, it is made up of pectin or pectose, or pectose। पैक्टिन एक स्लाइमी टच का मटेरियल है, इसीलिए ग्रीन एल्गी को जब पकड़ोगे तो वो फिसलेंगे। आपने काई पर हाथ रखा होगा, इतने तो सब लोग जानते हैं काई क्या है। गीली जगह पर चट्टानों में जब काई आती है, हाथ रखते हैं तो बताइए फिसल जाते हैं। यस, दैट इज बिकॉज ऑफ पैक्टिन और पेक्टोज। तो एक तो सेल वॉल मिल गई। दूसरा, एक छोटी सी बात याद रखना कि इनमें एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, और मैं इसे पहले भी डिस्क्राइब कर चुका हूं, दोबारा डिस्क्राइब कर रहा हूं। इस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल के चारों तरफ साइटोप्लाज्म होता है रिंग शेप, और मैंने बोला था दिस रिंग शेप साइटोप्लाज्म इज नोन एज प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल। बहुत कम लोग याद रख पाते हैं, इसका मतलब वो लोग पढ़ नहीं रहे। और बायोलॉजी के साथ एक खास बात है, हर बच्चे को लगता है उसे आती है, और जब इससे क्वेश्चन गलत होते तो लगता है सर सिली मिस्टेक हो। प्रीमॉर्डियल यूट्रिकल। इसके अलावा इनके पास एक वेल फॉर्म न्यूक्लियस होगा, और जितना भी सुन चुके हो सब को छोड़कर सुनो जो मैं अगला पॉइंट बोल रहा हूं। अगला पॉइंट जो बोल रहा हूं उसको सब कुछ छोड़कर सुनो। दे हैव क्लोरोप्लास्ट। सब कुछ छोड़ करके सुनना है भी, क्लोरोप्लास्ट। एंड ओनली इन क्लोरोफाइसी, केवल क्लोरोफाइसी में सुविधा है, ओनली इन केस ऑफ क्लोरोफाइसी। द क्लोरोप्लास्ट आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, different shapes in different member। अलग अलग मेंबर में अलग अलग शेप के हैं, ये केवल क्लोरोफाइसी में ही सुविधा है, इसके अलावा कहीं और सुविधा ये नहीं है, केवल क्लोरोफाइसी में सुविधा है। याद रखना, दे में हैव द कप शेप क्लोरोप्लास्ट, सॉरी कप शेप। They may have disc shape of the chloroplast. They may have spiral chloroplast. They may have girdle shape chloroplast, etc. अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। अब याद रखो, तुम लोग कितने अच्छे समय पे आए हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं करना। हमें तो ये भी याद करना पड़ता था जब हम तैयारी करते थे कि कप शेप क्लोरोप्लास्ट क्लेमाइडोमोनास में पाया जाता है, स्पाइरल वाला स्पाइरोगायरा में पाया जाता है, और गर्डल से बेटा यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है, एंड सो ऑन। बहुत अलग अलग प्रकार के मेंबर है और अलग अलग प्रकार के क्लोरोप्लास्ट है। यानी हर बार क्लोरोप्लास्ट एक ही जैसा हो ऐसा नहीं। अब आपको लगेगा सर ने ये एक्स्ट्रा पढ़ा दिया, तब मैं कहूंगा आपने एनसीईआरटी सही ढंग से पढ़ी नहीं। आप एनसीईआरटी पढ़िए, वहां पर लिखा होगा, ये सब नहीं लिखा होगा कि कौन कहां पर ये लिखा होगा कि दे में हैव डिफरेंट शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, they may have disc shape, they may have a spiral, they may have so many type of chloroplast. And one thing more, in chloroplast they have some special pigment that I have already described। आपको खुद बोलना चाहिए। One is chlorophyll A,
अनदर इज क्लोरोफिल बी। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में इनके पास क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, साथ में है बीटा कैरोटीन, बिकॉज दे बिलोंग टू क्लोरोफाइसी। तो आपने देखा एनाटॉमी तो नहीं, लेकिन सेल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफाइसी का, और जो मैंने बड़ी डिटेल में आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो आप देख लीजिए, हम लोगों ने हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ लिया, हम लोगों ने फॉर्म पढ़ लिया, हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी पढ़ ली, एनाटॉमी पढ़ ली, और सब ऐसा लग रहा होगा कि बड़ा एक्स्ट्रा है। सर कहते तो है एनसीईआरटी से पढ़ाएंगे लेकिन बाहर चले जाते हैं। यकीन मानिए मैं भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया, यकीन मानिए मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया, बस एक एक लाइन को डिस्क्राइब किया मैंने, जो लिखा है, जैसे सेल वॉल लिखा है इनर लेयर सेलुलोज, आउटर लेयर पेक्टोज, तो मैंने बना के दिखा दिया बस। प्रिमॉर्डियल यूट्रिकल, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट शेप्स, और अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको डिफरेंट शेप दिखाई पड़ेंगे। तो चलो भाई हटाते हैं इन्हें और आगे बढ़ते हैं। चलो एनाटॉमी में सेल स्ट्रक्चर, एक बार जो मैं मिटाता जाऊंगा मुझे अपने आंख बंद करके रिवाइज करते जाया करिए। चलो बताओ, इनकी सेल में सेल वॉल है? यस। दो सेल वॉल है? गलत, ये दो सेल वॉल नहीं है, एक सेल वॉल है। लेयर कितनी है? दो, एक इनर और एक आउटर। इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेक्टिन और पेक्टोज। अच्छा, वैक्यूल बड़ा है, प्रिमॉर्डियल यूटिकल है, न्यूक्लियस वेल फॉर्म है, क्लोरोप्लास्ट सेम शेप डिफरेंट से, एंड दे हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन। जेब में पहुंच गया। अब देखो पांचवा पॉइंट है, सॉरी आई थिंक हाँ पांचवा पॉइंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन बेवकूफ है जो जिसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन एल्गी का समझ में नहीं आता? अरे बेवकूफो, इतना सारा क्लोरोफिल ले करके ये लोग फोटोसिंथेसिस ही करेंगे, और अगर इन्होंने फोटोसिंथेसिस की तो याद रखना ये ऑटोट्रॉपिक कहलाएंगे, और अगर ये ऑटोट्रॉपिक कहलाएंगे तो अपना खाना खुद बनाएंगे, और खाना बनाने के साथ साथ ये स्टोरेज करेंगे, स्टोरेज मटेरियल करेंगे। और मैंने कहा था स्टोरेज मटेरियल की बेसिस पर भी एल्गी का क्लासिफिकेशन है। और इस साल मतलब 2020 में 2020 में फूड स्टोरेज से क्वेश्चन बना था, आपको अगर याद हो तो उन्होंने पूछा था फ्लोरिडियन स्टार्च। वैसे ही क्लोरोफाइसी के मेंबर भी स्टोर करते हैं दो तरीके से फूड। पहली बात, सेल को दोबारा देखो और ये पिक्चर अपने दिमाग में बनाओ कि सेल में ये बीच में वैक्यूल है और ये साइटोप्लाज्म है, तो ये अपना कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में स्टोर करते हैं और कुछ मटेरियल क्लोरोप्लास्ट में स्टोर करते हैं। दोनों बातें अलग हैं। They store food at two places. Chlorophysi member, they store food at two places. One is in cytoplasm, another one is in chloroplast. जब ये क्लोरोप्लास्ट में यानी क्लोरोप्लास्ट में स्टोर करते हैं, उस सब्सटेंस का नाम है पायरिनॉइड बॉडी। इट इज नोन एज पायरिनॉइड बॉडी। और पायरिनॉइड बॉडी में दो चीजें पाई जाती हैं, एक स्टार्च और दूसरा प्रोटीन। कई एब्सर्ड क्वेश्चन मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रोटीन के अंदर स्टार्च कि स्टार्च के अंदर प्रोटीन। ये क्वेश्चन हम टीचर के द्वारा बनाया गया क्वेश्चन है। ऐसा कोई नहीं होता कि कंसेंट्रिक फॉर्म में पहले स्टार्च हो फिर प्रोटीन हो, या प्रोटीन हो फिर स्टार्च हो। नो, अगर इन दोनों में कोई एक चीज छाटने को है तो क्या छाटोगे? स्टार्च। स्टार्च इज मेन स्टोरेज मटेरियल। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म में भी स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स, एंड दिस इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। आप इसे देख सकते हैं और तब मुझे आंसर दीजिएगा। सो साइटोप्लाज्म में दे स्टोर ऑयल ड्रॉपलेट्स, बट इन क्लोरोप्लास्ट दे स्टोर पायरिनॉइड बॉडी, एंड द पायरिनॉइड बॉडी में दो चीजें, वन इज नोन एज स्टार्च एंड प्रोटीन। और जब कोई तुमसे पूछने लगे बताओ स्टार्च के अंदर प्रोटीन की प्रोटीन के अंदर स्टार्च, वहां पर जिरह मत करिए, बहस मत करिए, अलग हो जाइए, टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि एनसीईआरटी लिखती है स्टार्च बिसाइड प्रोटीन। ठीक है, सो मेन क्या है? स्टार्च, यानी स्टार्च मेन है। अगर कुछ ना दिया हो, ऑयल ड्रॉपलेट स्टार्च प्रोटीन सब दिया और ऑल ना दिया हो और एक छाटना हो, स्टार्च। ओके, ये है इनका स्टोरेज फूड मटेरियल। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक है। स्टोरेज फूड मटेरियल में ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऑयल ड्रॉपलेट स्टोर करते हैं, वो साइटोप्लाज्म में स्टोर करते हैं। इसके अलावा दे स्टोर पायरिनॉइड बॉडी इन क्लोरोप्लास्ट
एंड द पायरिनॉइड बॉडी इज नॉट इन साइटोप्लाज्म। याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्लोरोफाइसी मेंबर स्टोर देयर फूड इन क्लोरोप्लास्ट एज pyrenoid body, not the oil droplet, and in cytoplasm this is oil droplets. Now the mode of nutrition, it is a 6 point, sorry, mode of reproduction, it is a 6 point. और ये तो आप इतनी बार पढ़ चुके हो कि आप जानते हो मैं 3 पॉइंट लिखने वाला हूं। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। Number 2 is asexual reproduction. And number 3 is sexual reproduction. Number 1 is known as vegetative reproduction, number 2 is asexual reproduction, number 3 is sexual reproduction. And in vegetative reproduction, fragmentation is the main choice. और मैं इतनी बार फ्रेगमेंटेशन पढ़ा चुका हूं कि अब नहीं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब आपको प्रीवियस वीडियो देखने पड़ेंगे। फ्रेगमेंटेशन, अपने थैलस का फ्रेगमेंट तोड़कर गिरा देना और नया थैलस बना देना, इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। एंड नाउ इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहां रुकना है, मैं पहले से बता दे रहा हूं, you have to stay here, यहां रुकना है और समझना है। in the thallus of the alga they have zoosporangia, इनके पास zoosporangia नाम का एक स्ट्रक्चर होगा, और इन zoosporangia में पैदा होंगे zoospore। And the zoospores are nothing but flagellated spores. And cut to this, ध्यान से सुनना, zoospore में जो स्पोर है, it is some type drop shape or the pyrenoid shapes, ध्यान सुनना, जिनका this portion is known as apex, apical portion, and this is lateral position। अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, मैंने बोला कि रुकना है। आप यहां पर जो फ्लैजला प्रेजेंट है, फ्लैजलेटेड स्पोर्स का मतलब फ्लैजला जो प्रेजेंट होंगे हमेशा एपिकल पोर्शन पर होंगे। तो जो फ्लैजला है उसकी कुछ कंडीशंस हैं जो मैं यहां लिख दे रहा हूं। फ्लैजला का जो नंबर हो सकता है, इट इज 2 to 8, 2 से लेकर 8 फ्लैजला तक हो सकते हैं। मे बी 2 फ्लैजला, मे बी 4, मे बी 6, मे बी 8, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर इन इवन नंबर, मोस्ट ऑफ द टाइम 2 to 8 फ्लैजला। ज़ूस्पोर में ज्यादातर समय पर ये फ्लैजला 2 ही होते हैं, फिर से सुनो, लेकिन इनका नंबर 2 to 8 हो सकता है। ये 2 to 8 वाली बात, ये 2 to 8 वाली बात फिर से सुनो ध्यान से, ज़ूस्पोर से ज्यादा गैमीट पे लागू होती है, वो मैं अभी समझाऊंगा। याद रखना, इनकी पोजीशन, ये नंबर है, नंबर के बाद पोजीशन, इन फ्लैजला की जो पोजीशन है, इट इज ऑलवेज एपिकल, यानी ये हमेशा एपेक्स में ही मिलेंगे। 2 मिलेंगे तो भी एपेक्स में, 6 मिलेंगे तो भी एपेक्स में, 8 मिलेंगे तो भी एपेक्स में, और जितने फ्लैजला होंगे इनका साइज इक्वल होगा। तो 3 बातें आपको याद रखनी। नंबर ऑफ द फ्लैजला 2 to 8, position of the flagella is apical, and size of the flagella they are equal in case of chlorophyce। So बच्चों, मैंने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ आइडिया आपको दिया नहीं है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अभी इसके बाद में बताता हूं। जब तक इतना सोचो, बताओ मुझे जल्दी से बताओ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन है? 3। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मेन चॉइस फ्रेगमेंटेशन, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे फॉर्म द ज़ूस्पोर। ज़ूस्पोर में फ्लैजला प्रेजेंट होंगे, यस, फ्लैजला का नंबर 2 से 8, एपिकल, इक्वल।
अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको डिटेल में समझाया नहीं. सो नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और बच्चों अब तक तो सब बच्चों को जवाब देना चाहिए. यस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा एल्गी का नेचर है सिंगैमी. एंड व्हाट इज सिंगैमी? व्हेन द मेल गैमीट, याद रखना, और फीमेल गैमीट दे गेट फ्यूज्ड, जिनमें से प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ हो जाए. गैमीट आर हैप्लॉइड और इनसे बने जाइगोट दैट शुड बी डिप्लॉयड. इतनी बार पढ़ा चुका हूं कि मेरा बच्चा जानता है कि अब सर क्या लिखने वाले. यस, मेल और फीमेल गैमीट में प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ मतलब सिंग है. अब सिंगैमी 3 प्रकार की, मेल मोटाइल, फीमेल मोटाइल, यानी मेल गैमीट मोटाइल, फीमेल गैमीट मोटाइल, और दोनों इक्वल साइज के. इट दिस कंडीशन इज नोन एज आइसोगैमस, यानी ये आइसोगैमस रिप्रोडक्शन कर सकते हैं. मेल मोटाइल और स्मॉलर और फीमेल मोटाइल और लार्जर, दिस कंडीशन इज नोन एज एनाइसोगैमस. और तीसरा आप जानते हो, मेल मोटाइल, फीमेल नॉन मोटाइल. मेल मोटाइल इज स्मॉलर, फीमेल नॉन मोटाइल, इट इज oogamous. बच्चों पहले भी मैंने आपको सिखाया है, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस दे आर जनरली एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जनरली. एंड oogamous में भी, मैं भी लिख रहा हूं डरते हुए, इट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस हो सकता है, oogamous हो सकता है. अब ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सब कुछ छोड़ के सुनो. जो गैमीट है इनमें मोटिलिटी है, और गैमीट में मोटिलिटी फ्लैजेला से है. तो अब फिर से याद रख लो, गैमीट्स आर आल्सो पायरिफॉर्म. जो बात मैंने जूस्पोर में बताई थी वही यहां लागू हो रही. गैमीट्स आर आल्सो पायरिफॉर्म. भाई कहीं सर आपने स्पोर में बताई थी, अब गैमीट में बता रहे. यस, द गैमीट में आल्सो हैव फ्लैजेला एंड देयर 3 थिंग्स. बोलो नंबर कितना? 2 से 8. ओके, का पोजीशन कौन सी जगह पर? एपिकल. वेरी गुड. एंड अगर मैं पूछूं साइज कैसे? इक्वल. तो जो बात बेटा स्पोर पे लागू हो रही थी वो गैमीट पे भी लागू होगी. तो कई बार बच्चे बोलते हैं सर गैमीट में दिया है कि स्पोर में दिया, सही सही बताओ. तो मैं बता दे रहा हूं, दैट इज एप्लीकेबल इन गैमीट एज वेल एज इन स्पोर्स. तो देखा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया क्लोरोफाइसी का. नंबर 1 हैबिट एंड हैबिटेट, नंबर 2 फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस पहले ही पढ़ के आ गए. तो अब केवल क्या बचते हैं? एग्जाम्पल. तो चलो हम लोग क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल लर्न करते हैं. और जितने लोग मेरे साथ हैं वो अगर एग्जाम्पल मेरे लिखते ही दिमाग में नहीं आया तो बेवकूफ है आप. मैं बोलूंगा आपको जवाब देना. मड में कारा, मड में कौन सा था? कारा. ओके. फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, तो ये सब ग्रीन एल्गी है. अच्छा भाई, कोलोनियल, वॉलवॉक्स. कोलोनियल में कौन आएगा बेटा? वॉलवॉक्स. अच्छा, यूनिसेलुलर, क्लोरेला एंड क्लेमाइडोमोनास. देखो यहां पर फ्यूकस नहीं है क्योंकि फ्यूकस इज नॉट द मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी. दीज आर द एग्जाम्पल. और देखिए ग्रीन एल्गी आपकी जेब में है. अब होमवर्क ध्यान से सुनो क्योंकि लाइट कभी भी जा सकती है और फिर मैं होमवर्क नहीं दे पाता हूं. आपको होमवर्क में 8 पॉइंट में, यानी हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी के केवल छोटे छोटे पॉइंट लिखने. जैसे कोई बोले मॉर्फोलॉजी तो सब डायग्राम नहीं बनाना है. मॉर्फोलॉजी में जो सबसे स्पेशल बात है वो क्लोरोप्लास्ट की है. किसकी? क्लोरोप्लास्ट की, डिस्कॉइड से. और दूसरी बात है सेल वॉल की. किसकी?
सेल वॉल की, जैसे कि इनर और आउटर। जैसे मैं बोलूं फॉर्म में भी यूनिसेलर में भी मल्टीसेलर, यूनिसेलर के एग्जांपल, मल्टीसेलर के एग्जांपल। रिप्रोडक्शन में बोलूंगा तो आप बताओगे जू स्पोर में फ्लैजेला का नंबर 2 से 8 एपिकल इक्वल। तो ये होमवर्क है जो एक चार्ट की तरह क्लोरोफाइसी के सामने लिखा होना चाहिए। तो जो बच्चे जब रिवाइज करने जाएंगे ना, जब एग्जाम के समय जाएंगे, तो उन्हें मालूम होगा ये चार्ट है मेरा। अच्छा ये बताओ मैं क्यों नहीं बनवा रहा हूँ? क्योंकि मैंने बोला किसी टीचर के नोट्स नहीं पढ़ने हैं। कोई भी टीचर हो कितना बड़ा, किसके नोट्स पढ़ने हैं? खुद के, अपने नोट्स बनाने हैं और पढ़ने। सो हियर इज द क्लोरोफाइसी, और क्लोरोफाइसी को मैंने टोटल डिटेल में पढ़ा दिया। देखिए इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, लगभग 1 घंटे से क्लोरोफाइसी पढ़ा रहा हूं, और देखिए कैसे मैं 5 मिनट में रिवाइज कराता हूं। 5 मिनट देखो लगेंगे, आप लोग आंख बंद करिए और देख बोलिए हैबिट एंड हैबिट है, एक्वाटिक, फ्रेश वाटर, मैरीन, ब्रैकिस, भगाओ इसको। क्या कोई मड में है? कारा। अच्छा बताओ फॉर्म में भी यूनिसेलर में भी मल्टीसेलर, यूनिसेलर क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास, मल्टीसेलर बहुत सारे। मॉर्फोलॉजी याद है? फिलामेंटस एंड कॉलोनियल। फिलामेंटस के अपने एग्जांपल, कॉलोनियल के अपने। एनाटॉमी में सेल वॉल, इनर सेलुलोज, आउटर पेक्टिन और पेक्टोज। क्लोरोप्लास्ट के शेप एंड साइज अलग अलग, जिनमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन। एनाटॉमी हो गया। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, स्टोरेज फूड मटेरियल पायरिन व्हाइट बॉडी, स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल ड्रॉपलेट्स। आगे बढ़ाओ। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन दैट इज वेजिटेटिव, जूस्पोर, फ्लैजेला 2 से 8 एपिकल इक्वल। आगे बढ़ो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous, एग्जांपल कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। देखा, यही है जब हम लोग दिमाग से पढ़ते हैं। अब क्लोरोफाइसी जेब में, और इसको भूलना नहीं है तो क्या करना है? सर आज पढ़ेंगे फिर 6 महीने बाद उठा के नहीं, चलते फिरते खाना खाते खाते, कोई नहीं सुन रहा दीवारों को बताओ, अपनी रोटी को बताओ, चलो ये रोटी जब तक तुम खत्म होती तब तक मैं तुम्हें क्लोरोफाइसी पढ़ा देता। चलते चलते लोगों को बताओ क्लोरोफाइसी क्या होता है। और जब 3 ही मिनट लगने हैं क्लोरोफाइसी बताने में, तो इतना कौन सा पार्ट टूट रहा? जेब से निकालो, क्लोरोफाइसी फेंक दो, भैया आज क्लोरोफाइसी गई। और ये होता है पढ़ने का तरीका। जब वो बोलते हैं कि सर इनका सिलेक्शन क्यों हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ? कुछ लोग बैठते, सोते, खाते, पीते, उठते, हमेशा पढ़ रहे होते, किताब लेके नहीं, यहां से। तो आपको अपने ब्रेन से पढ़ते रहना है। ब्रेन में केवल एक चीज फीड करनी है, द ब्रेन दैट नॉट फीड इटसेल्फ ईट इटसेल्फ। अब ब्रेन में अगर अच्छी चीजें नहीं गई तो वो ब्रेन अपने आप को खाने लगता है, खराब होने लगता है। इसलिए ब्रेन को अच्छी अच्छी चीजें फीड कराओ। और आप स्टूडेंट हो तो आप क्या फीड करा सकते हो? सर मूवीज नहीं, नहीं, हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं? स्टडीज, जो हमारे कोर्स हैं उनको। सो इट वाज द क्लोरोफाइसी। नाउ द नेक्स्ट इज फियोफाइसी। The next is Phaeophyce, also known as brown algae. और जब भी मैं कोई algae लिखा करूं ब्रैकेट में, ये अपने मन से लिख लिया करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोफिल ए, साथ में क्लोरोफिल सी, साथ में बीटा कैरोटीन, और साथ में ज़ैंथोफिल, वेरी गुड, ज़ैंथोफिल, और साथ में फ्यूकोज़ैंथिन। ये लो, इनका चिट्ठा आ गया आपके पास। फियोफाइसी, दियर रेंज ऑफ कलर। अब आप कहोगे सर रेंज ऑफ कलर क्यों है सर? अरे बेवकूफों, क्लोरोफिल हर हालत में हरा ही है, तो जिनके पास क्लोरोफिल है वो तो ग्रीन होंगे ही होंगे। तो सर ये भूरे क्यों हो गए? भूरे ये क्लोरोफिल की वजह से नहीं है, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोज़ैंथिन की वजह से। दैट्स व्हाई रेंज ऑफ कलर में ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर, ऑलिव ग्रीन से होते हुए ब्राउन कलर। हर फियोफाइसी का मेंबर ब्राउन ही हो ये जरूरी नहीं है। हर फियोफाइसी का मेंबर ब्राउन हो ये जरूरी नहीं है। अगर फ्यूकोज़ैंथिन कम हुई और क्लोरोफिल ए का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ, बताओ ब्राउन होगा कि ग्रीन होगा? ग्रीन होगा। और अगर क्लोरोफिल ए का कंसंट्रेशन कम और फ्यूकोज़ैंथिन का ज्यादा, तो कैसा होगा? ब्राउन। इट डिपेंड अपॉन द पिगमेंट जिसकी वजह से उसका कलर आएगा।
सो आपको मालूम है रेंज ऑफ कलर है फी ऑफ आईसी के, और हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यस, पहला पॉइंट बच्चों मेरे, इट इज हैबिट एंड हैबिटेट। तो सब लोग हैबिट एंड हैबिटेट को ही दिमाग में लेकर के आगे बढ़ो। और हैबिट एंड हैबिटेट में याद रखना, मोस्टली मरीन, ये बात याद रखना, मोस्टली मरीन, ज्यादातर मेंबर मरीन ही है। अच्छा, मोस्टली मरीन लिखने के बाद लगता है कुछ तो फ्रेश वाटर होंगे, कुछ मत लिखो, रेयरली फ्रेश वाटर, कभी मुश्किल से कोई फ्रेश वाटर मिल जाए, रेयरली फ्रेश वाटर। यानी नदियों में अगर ब्राउन एल्गी ढूंढने गए हो तो तुम हो बेवकूफ। रेयरली फ्रेश वाटर, सम ब्रैकिश वाटर, सम आर इन ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर में भी मिलेंगे। ये हो गया हैबिट एंड हैबिटेट। जब आपको हैबिट एंड हैबिटेट मिल गया तो अब आप आगे बढ़ो। चलिए, जितना बुक में लिखा हुआ है उसको मिटाते हैं। बताओ, क्या इनके पास क्लोरोफिल ए और सी है? यस, फ्यूकोजेंथिन जेंथोफिल है। इनका रेंज ऑफ कलर ऑलिव ग्रीन से लेकर ब्राउन कलर तक है। याद रखना, हैबिट एंड हैबिटेट में मोस्टली मरीन है, और कुछ बेटा कैसे हैं बेटा, रेयरली फ्रेश वाटर है, और कुछ कैसे हैं ब्रैकिश वाटर। याद रखना। इसके बाद है फॉर्म। यहां यूनिसेलुलर मैं नहीं लिखूंगा, याद रखना, यहां मैं यूनिसेलुलर नहीं लिखूंगा, मल्टी सेलुलर। क्लोरोफाइसी के मेंबर यूनिसेलुलर हो सकते थे, लेकिन फियोफाइसी के मोस्ट ऑफ द मेंबर दे आर मल्टीसेलुलर। मोस्ट ऑफ द मेंबर, ऑलमोस्ट ऑल द मेंबर, I do not have any example in my mind. Maybe there may be one or two unicellular हो सकते हैं, नो डाउट, लेकिन मेरे दिमाग में कोई नहीं, इसलिए मैं मल्टी सेलुलर लिख रहा हूं। दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक। सो इनकी मॉर्फोलॉजी अभी मैंने नहीं बताई, लेकिन फॉर्म है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, एंड द मॉर्फोलॉजी इज वेरी मच क्लियर। बहुत जबरदस्त मॉर्फोलॉजी है, ध्यान से समझिएगा, और जो मैं लिख रहा हूं उसको समझिए। मॉर्फोलॉजी, दे हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी, कॉम्प्लेक्स बॉडी, इनके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी पाई जाती है। अब इस कॉम्प्लेक्स बॉडी को ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लेक्स बॉडी में 3 मेन पार्ट। मान लीजिए ये एक चट्टान है, इस चट्टान को हमने नाम दिया सबस्ट्रेटम। तो ब्राउन एल्गी कई बार सबस्ट्रेटम से अटैच मिलेंगे बाय द 3 मेन स्ट्रक्चर्स। जिस स्ट्रक्चर से अटैच मिलेंगे उसका नाम है होल्ड फास्ट। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो रॉड लाइक होगा, और कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो लीफ लाइक होंगे। जो रॉड लाइक है, इट इज स्टाइप, और जो बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दे आर नोन एज फ्रॉन्ट्स। सो होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट्स, ऐसी कॉम्प्लेक्स बॉडी है। कहां ग्रीन एल्गी कितने फॉर्म में मिलते थे? फिलामेंटस कॉलोनियल। फिलामेंटस कॉलोनियल से बहुत दूर है, फिलामेंटस है लेकिन स्टाइप जैसा फिलामेंट है, और उसमें पत्तियों जैसे फ्रॉन्ट्स। और बोलते यही जी नहीं भरता, इनके होल्ड फास्ट और स्टाइप आपस में बहुत सारी ब्रांचिंग बनाते हैं। देखो, लेट्स सपोज दिस इज अ होल्ड फास्ट, लेट्स सपोज दिस इज अ ब्रांच, this is a branch, this is a branch, this is a branch. Now this is fronts, 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 fronts. So याद रखना, they may have simple branching, जिसमें सिंपल ब्रांचिंग दिखाई पड़ रही, ब्रांचेस आपको दिखाई पड़ रही। और जो सिंपल ब्रांचिंग का एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया, इट इज एक्टोकार्पस। बट बुक बोलती है सम टाइम दे हैव प्रोफ्यूजली ब्रांच, और प्रोफ्यूजली ब्रांच में आप पता ही नहीं लगा सकते कि कौन सा स्टाइप कहां से निकला हुआ है, इतना ज्यादा उलझी हुई ब्रांचेस।
So one is known as simple branching, another one is known as profusely branching. और जो प्रोफ्यूजली ब्रांच के एग्जाम्पल हैं, दे आर नोन एज कैल्प्स। और बोलते हैं कैल्प्स केवल प्रोफ्यूजली ब्रांच ही नहीं होते, बल्कि बड़े साइज के होते हैं, अबाउट हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स, सैकड़ों मीटर तक लंबे हो सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई दीज कैल्प्स आर नोन एज जायंट्स ऑफ एल्गल वर्ल्ड। दैत्याकार लोग, जायंट्स का मतलब होता है दैत्याकार, जायंट्स ऑफ एल्गल वर्ल्ड। सो इट इज वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल बात मैंने आपको बताई है। अगर आप मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें, देखिए ये पॉइंट नंबर 2 था, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपको दिखना बंद हो गया। ये पॉइंट नंबर 2 था फॉर्म, और ये पॉइंट नंबर 3 है मॉर्फोलॉजी। आइए इसे एक बार धीरे धीरे करके समझते हैं। फॉर्म पहले उठाते हैं। फॉर्म इज मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, दैट्स इट, हैबिट एंड हैबिटेट के बाद ये निकल गया। अब मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में बॉडी इज कॉम्प्लेक्स। अगला ही क्वेश्चन जब तुम किसी एग्जामिनर को बोलोगे बॉडी इज कॉम्प्लेक्स, तो बोलेंगे कॉम्प्लेक्स का मतलब, बोले सर बताते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि इनके पास 3 मुख्य पार्ट है। नंबर 1 होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट्स। तो बोले होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रॉन्ट से कॉम्प्लेक्स हो गया? बोले यस, क्योंकि पहले मेंबर हैं जो थैलस के अलावा दे फॉर्म द स्ट्रक्चर्स लाइक होल्ड फास्ट, अदरवाइज बाकी सब क्या बना रहे थे? थैलस। नाउ बोले और कुछ बोलना? बोले हाँ सर, इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में भी ब्रांचिंग होती है। बोले सर सिंपल ब्रांचिंग हो सकती है? सिंपल ब्रांचिंग हो सकती है, जैसे कि एग्जांपल क्या है? एक्टोकार्पस। सर प्रोफ्यूजली ब्रांचिंग हो सकती है, इतनी ज्यादा ब्रांचेस हो सकती हैं कि पता दिखाई ना पड़े कि कौन सा स्टाइप है, कौन सा फॉन्ट्स है, कौन सा होल्ड फास्ट है। बोले ऐसा भी हो सकता है? बोले हाँ। बोले कौन? बोले कैल्प्स। बोलते हैं कैल्प्स छोटे होते हैं, बहुत बड़े, बहुत बड़े, 100 मीटर का, और बोलते हैं इनकी कॉलोनीज माइल्स में समुद्र में पड़ी रहती। यकीन मानिए मीलों दूर तक केवल कॉलोनी बेटा कैल्प्स की पड़ी हुई है, और समुद्री जहाज तक उनमें फंस जाते हैं। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन एक मूवी है, अगर आप देखेंगे तो कभी कभी आपको वहां पर कैल्प्स की कॉलोनीज दिखाई पड़े। तो खैर आपको मालूम होगा, जायंट्स ऑफ एल्गल वर्ल्ड इट इज नोन एज कैल्प्स। नाउ तो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके? हैबिट एंड हैबिटेट, फॉर्म, मॉर्फोलॉजी। नाउ द एनाटॉमी। तो जैसे मैं लिखता हूं एनाटॉमी, एनाटॉमी का मतलब नहीं होता, एनाटॉमी का मतलब यहां पर होता है सेलुलर स्ट्रक्चर। तो आइए हम लोग इनके सेलुलर स्ट्रक्चर को देखते हैं। और जितने लोग भी होशियार हैं वो तुरंत क्लोरोफाइसिस से कंपेयर कर लेंगे इसे। जितने लोग भी होशियार हैं वो क्लोरोफाइसी की सेल से इसे कंपेयर कर लेंगे, और मैं भी उसी तरह लिखूंगा। आइए लिखते हैं। क्या क्लोरोफाइसी की सेल में 2 सेल वॉल थी? यस सर। नहीं, 1 सेल वॉल थी। क्या एक सेल वॉल की 2 लेयर थी? यस सर, ये बात सही है। सेल वॉल एक थी लेकिन लेयर सर 2 थी। एक तो सर थी इनर, वेरी गुड, और एक तो सर थी आउटर। अब देखो कंपेयर कर लो, क्या वहां पर जो इनर सेल वॉल थी सेलुलोज की थी? यस सर। यहां पर भी इनर सेल वॉल, इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल इज नोन एज मेड अप ऑफ सेलुलोज। क्या वहां पर आउटर पेक्टोज की थी? यस, लेकिन यहां पर आउटर इज मेड अप ऑफ एल्गिन। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा कि एल्गिन का नाम तुमने अभी थोड़ी देर पहले सुना था। यस, और तुमको बताया गया था कि एल्गिन किससे निकलता है? ब्राउन एल्गिन। सो याद रखना, इनकी आउटर सेल वॉल इट इज मेड अप ऑफ एल्गिन। दे मे हैव वैक्यूल, तो जैसा वैक्यूल उतना बड़ा भले ना हो, लेकिन इनके पास भी वैक्यूल हो सकता है। सर इनके पास भी वेल फॉर्म न्यूक्लियस हो सकता है। लिख लो भैया न्यूक्लियस, क्योंकि बंदा यूकैरियोटिक है, न्यूक्लियस हो सकता है। इन बेटा वैक्यूल और न्यूक्लियस में कोई खास बात नहीं। नाउ अब आपको मैं एक चीज कंपेयर कराऊंगा, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। यस सर, दे हैव क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में शेप के वेरिएशन नहीं है। याद करो, क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट शेप के रखना ये किसका फीचर था? क्लोरोफाइसी का। इन लोगों में डिफरेंट फीचर बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट रखने का फीचर नहीं, बस
क्लोरोप्लास्ट लिखते ही क्या लिखना है? क्लोरोफिल। बोलो कौन कौन? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट बीटा कैरोटीन, ये मत भूलना, ये भी होता है। इसके अलावा फ्यूकोजेंथिन, शाबाश, फ्यूकोजेंथिन के अलावा ज़ैंथोफिल। खत्म। अब जितने लोग कंपेयर का दिमाग रखते होंगे वो अभी तुरंत क्लोरोफाइसिस से कंपेयर करेंगे। बोलो, क्या वहां सेल वॉल दो लेयर थी? यस, इनर सेलुलोज, यहां पर सेलुलोज, आउटर पेक्टोज, यहां पर एल्गे, वैक्यूल वैक्यूल, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट से, क्लोरोप्लास्ट सेम से, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, बीटा कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिन, ज़ैंथोफिल। खत्म। एनाटॉमी जो भी हो सकती थी हमारे लायक वो खत्म। एनाटॉमी जैसे ही खत्म हुई, नाउ अगला पॉइंट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ द FeO5C, फिर से लिख देता हूं मैं, और FeO5C में अगला पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो मैं केवल खाना पूर्ति के लिए लिख रहा हूं, तुम्हें मालूम सब कुछ है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। यस, क्या आपको नहीं मालूम है कि ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे? करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करने के साथ साथ ये ऑटोट्रॉपिक होंगे। बस आपको याद ये रखना है कि ये स्टोरेज मटेरियल क्या रखते हैं, और कंपेयर के साथ याद रखना है। क्या आपको क्लोरोफाइसिन में स्टोरेज फूड मटेरियल याद है? यस, ऑयल ड्रॉपलेट, पायरिनोइड बॉडी, स्टार्च, प्रोटीन, और इनका जो स्टोरेज फूड मटेरियल है, याद रखेंगे आप, स्टोरेज फूड मटेरियल, ये एक अल्कोहल है, और वो भी कार्बोहाइड्रेट वाला अल्कोहल है, यानी कार्बन कंटेनिंग, मतलब आई डोंट नो, आप इसका नाम खुद ही जानते होंगे। इट इज नोन एज मैनीटॉल। क्या आप लोगों ने मैनीटॉल का नाम सुना हुआ है? यस, तो इनका जो स्टोरेज फूड मटेरियल है इट इज मैनीटॉल। इसके अलावा इनमें एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, and this complex carbohydrate is laminarin। अच्छा, मैनिटॉल को भी पता नहीं क्यों लोग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ही बोलते हैं। आप ज्यादा अच्छी तरीके से जानते होंगे, लेकिन मैं जानता हूं मैनिटॉल में अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, आई थिंक। और याद रखना, मैनिटॉल हेड इंजरीज में बड़ा काम आता है। जब आप डॉक्टर बनोगे तो आप जब कभी किसी को बेटा एक्सीडेंट होगा, उसके सर में चोट लगेगी, तो आप मैनिटॉल का इंजेक्शन लगाओगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये डाईयूरेटिक होता है, ये यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ा देता है। तो अगर कोई स्वेलिंग है, अगर उसमें कोई वाटर है, वो वाटर यूरिन के फॉर्म में बह जाएगा, इसका मतलब है दे आर डाईयूरेटिक, यानी बॉडी में वाटर की कमी कर देता है। तो याद रखना, इंट्राक्रेनियल टेंशन, ब्रेन के अंदर की, खोपड़ी के अंदर की टेंशन को कम करने के लिए, कौन सी टेंशन? जो तुम सोच रहे हो, नहीं, जो ब्लड हेमरेज की वजह से या फिर ब्लड वेसल हेमरेज की वजह से हुई है, उस हेमरेज को कम करने के लिए मैनिटॉल का बड़ा यूज होता है। आप आगे चल के पढ़ोगे जब आप डॉक्टर बनोगे। तो ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आप लोगों ने पढ़ा कि ये फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉपिक है, स्टोरेज फूड मटेरियल इनका मैनिटॉल है, और लैमिनारिन है, जो कि दोनों कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं। एंड नाउ रिप्रोडक्शन, यू नो दैट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। यस, पहला है वेजिटेटिव, जवाब आपके पास है, मुझे मालूम है। यस, विच वे? फ्रेगमेंटेशन। तो इतने तो ऑब्वियस चीजें हैं एनसीईआरटी में, इतनी तो ऑब्वियस बातें हैं, लोग पता नहीं क्यों मुश्किल में आ जाते हैं कि सर वो एल्गी समझ में नहीं आ रहा। फ्रेगमेंटेशन। नाउ द सेकेंड वन इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, क्या याद रखना है? दे विल फॉर्म जूस्पोर्स इन जूस्पोरेंजिया। अब फिर से मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये ठीक नहीं लगता आपको। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया था कि जूस्पोरेंजिया थैलस में बनेगी, दे विल फॉर्म द जूस्पोर्स, एंड द जूस्पोर
दे आर द फ्लैजेलेटेड स्पोर। और बस कंपेयर करना चालू करो। क्या कंपेयर करना है? फ्लैजला का नंबर। फ्लैजला से रिलेटेड 3 बातें। नंबर 1 इज नंबर, इट इज ऑलवेज 2, हमेशा 2 ही फ्लैजला होंगे। जता क्लोरोफाइसी में कितने थे? 2 to 8। दूसरा, पोजीशन, इट इज लैटरल, नॉट द एपिकल, इट इज लैटरल। एंड one may be small, one may be small, one may be large. हेट्रोकोनेट फ्लैजला इन्हें बोलते हैं। साइज अनइक्वल। हेट्रोकोनेट फ्लैजला हम 2 और जगह पढ़ चुके हैं। यस, डाइनोफ्लैजलेट, एक लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स, यूग्लिना एक स्मॉल और एक लार्ज। एंड नाउ lateral flagella in case of Phaeophyce, one is smaller, another one is larger. तो आप जरा कंपेयर करो, वहां पर थे 2 से 8, यहां पर 2, वहां सारे थे एपेक्स पर, यहां पर लैटरल, वहां सारे थे इक्वल, यहां पर 2 हैं लेकिन अनइक्वल। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद द थर्ड वे ऑफ द रिप्रोडक्शन इज, जो मैंने अभी बताया नहीं, इट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक इसके बाद मैं आपको समझाता हूं। तो जितने लोग भी जाने हैं फियोफाइसी को, मेरे साथ रिवाइज करें। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, पहला वेजिटेटिव, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बनाएंगे? जूस्पोर, और जूस्पोर कहां बनेंगे? जूस्पोरेंजिया। फ्लैजला का नंबर 2, अनइक्वल, लैटरल। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन दे फॉर्म द सिंगैमी। और प्लीज अब डायग्राम मत बनवाना, क्योंकि अब आपको खुद ही सोचना चाहिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे परफॉर्म सिंगैमी, और सिंगैमी क्या होती है आपको मालूम है? यस, सिंगैमी में मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, जिनकी प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साथ साथ होती है। तो याद रखना, सिंगैमी में बी ऑफ आइसोगैमस, आइसोगैमस। सिंगैमी में बी ऑफ एनाइसोगैमस, आइसोगैमस एंड एनाइसोगैमस। यानी मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर एक जैसे हैं, आइसोगैमस। मेल गैमीट स्मॉलर है और फीमेल गैमीट लार्जर है और मोटाइल है, एनाइसोगैमस। और एक चीज बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, आइसोगैमस और एनाइसोगैमस जब भी बेटा सिंगैमी होगी, इट इज ऑलवेज एक्सटर्नल, ऑलवेज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हमेशा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा। सिंगैमी का दूसरा नाम होता है फर्टिलाइजेशन। बट खुद सोचो, अगर अकल है तो सोचोगे कि मेल गैमीट मोटाइल है। भाई देख लीजिए, मैंने डायग्राम भले गलत बनाए, आपको मालूम है फ्लैजला एपेक्स में नहीं होंगे, क्योंकि किसका मेंबर है? फियोफाइसी का। और फियोफाइसी के में फ्लैजला कहां होते हैं? लैटरल। सो बनाया है मैंने कुछ भी, बस वो रे डायग्राम मान के चलो। नाउ सिंगैमी में अगर मेल मोटाइल है और फीमेल नॉन मोटाइल है, तो कौन सा गैमीट बॉडी के बाहर नहीं आएगा? फीमेल। और फीमेल कहां पड़ा रहेगा? ऊगोनिया में। ऊगोनिया में फीमेल गैमीट पड़ा रहेगा, और मेल गैमीट मूव करते करते फीमेल गैमीट के पास जाएगा। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन पानी में होगा कि ऊगोनिया में? ऊगोनिया में। सो फर्टिलाइजेशन इज इनसाइड ऊगोनिया, इनसाइड ऊगोनिया। ऊगोनिया में फर्टिलाइजेशन होगा। और याद रखना, ये कौन सी वैरायटी है? दिस वैरायटी इज नोन एज ऊगैमस वैरायटी। इसलिए आपको ये ऊगैमस वैरायटी आनी ही चाहिए। तो याद रखना, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, लेकिन ऊगैमस वैरायटी में, ऊगैमस रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इज ऑलवेज इंटरनल इनसाइड द ऊगोनिया। अच्छा, आर्किगोनिया शब्द कभी मुंह से निकालना नहीं।
क्योंकि आर्किगोनिया नाम का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ब्रायोफाइटा के पहले नहीं शुरू होता, याद रहेगा। तो ऊगोनिया में फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होगा, मेल गैमीट वहां जाएगा और फ्यूज करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी सिंगेमी है, में भी आइसोगैमस, में भी एनाइसोगैमस। अब अगर मैं फिर से बोलूं कि गैमीट पायरिफॉर्म है, लैटरल फ्लैजला है, अनइक्वल फ्लैजला है, तो कोई बात नहीं बनेगी। सो आपको मालूम है कि भाई रिप्रोडक्शन कितने तरीके का है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। आइसोगैमस एनाइसोगैमस फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और ऊगैमस वाला जो फर्टिलाइजेशन है वो है इंटरनल। एंड नाउ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑलरेडी पढ़ा ली है, सो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। आपको याद है एग्जाम्पल्स क्लोरोफाइसी के? कारा हमने नाम दिया था, और क्या नाम दिया था? यस, कारा, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा। यस यस, वेरी गुड। तो अभी आपको इनके एग्जाम्पल याद रखने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, DEF। अब आप बोलोगे सर ABCD कहां गया? ABC हटा दो, DEF यहां से चालू करेंगे। D फॉर डिक्टियोटा, E फॉर एक्टोकार्पस, F फॉर फ्यूकस, DEF। इसके अलावा LS लैमिनेरिया एंड सार्गेसन। आपने देखा मैंने एक साथ पूरा फार्मूला नहीं लिखा, मुझे मालूम है DEF LS लिखूंगा तो आप भूल जाओगे, तो पहले DEF को पहले पढ़ लो कि D से कुछ है, E से कुछ है, F से कुछ है, और फिर L और S साथ में ही आते हैं, तो LMNOPQRS ऐसे याद रखने के, तो L और S, L फॉर लैमिनेरिया, S फॉर सार्गेसन। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए बेटा। अब अगर मैं आपसे बोलूं, माय गुडनेस, मैं अगर आपसे बोलूं कि एल्गा में क्लोरोफाइसी से रिलेटेड क्या क्या बातें आपको जाननी चाहिए, तो मैं वो पॉइंट एनसीईआरटी से आपके सामने लिख देता हूं जो आपको मालूम होना चाहिए। एल्गा, वो भी कौन सा? क्लोरोफाइसी, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। होशियार वो बच्चे जो यूनिसेलुलर का नाम बता दे, कॉलोनियल का नाम बता दे, फिलामेंटस के नाम बता दे। पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोप्लास्ट में भी, ध्यान सुनना, यही चीज को मैंने बड़ा अंडरलाइन किया था, क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क, प्लेट, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप। स्पाइरल और रिबन शेप स्पाइरोगायरा, कप शेप क्लमाइडोमोनास, और रेटिकुलेट गर्डल शेप इट इज यूलोथ्रिक्स। Different species, most of member one or more storage body called pyrenoid located in the chloroplast. Pyrenoid contain protein beside starch, इसका मतलब starch is main, protein उसके साथ associated है। Some alga may store food in the form of eye droplets, and green alga usually have rigid cell wall made up of inner layer of cellulose, outer layer of pectose। हर एक चीज मैंने आपको लिखी है। नाउ रिप्रोडक्शन लिखते वक्त ध्यान सुनो, रिप्रोडक्शन लिखते वक्त मैं पढ़ते जा रहा हूं, वेजिटेटिव यूजुअली टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, आपके सामने है, अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो देखते जाओ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, एंड इसके अलावा स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर प्रोड्यूसिंग जूस्पोरेंजिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको याद है फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, एंड इट मे बी आइसोगैमस, anisogamy, oogamous, and some alga are example Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra, Cara। इसमें से मड वाला कौन सा है? कारा, चारा नहीं, कारा, चारा। ओके, क्लोरोफाइसी के बाद आपके सामने आया फियोफाइसी। आप देख लीजिए ऐसा कोई पॉइंट है जो छूटा हो। दे आर नोन एज ब्राउन एल्गी,
primarily in marine habit. There's a growth variation in size and form. They range from simple branch, filamentous, simply branch, ectocarp, profusely branch, calves. ओके, जिनका हाइट कितना मीटर तक था? 100, और इसीलिए इन्हें बोलते हैं जायंट्स. बताओ, क्लोरोफिल ए, सी एंड ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड एंड फ्यूकोजेंथिन. फ्यूकोजेंथिन भी है. They vary color from olive green to various shade brown depending upon. Yes, याद रखना. Storage food material, देखो ज़ैंथोफिल भी है इनके पास. याद रखना. Complex carbohydrate which is laminarin and mannitol. ओके, सेल वॉल देखिए. सेल वॉल में इनर लेयर इज सेलुलोज, आउटर जेलेटिनस कोटिंग इट इज एल्गिन. तो जो आपने पढ़ा. फिर देखो, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, और चारों तरफ प्रिमोडियल यूट्रिकल. और फिर मालूम है आपको 3 पार्ट. कौन कौन से 3 पार्ट, किसी को याद है? यस सर, आप देखिए ध्यान से. दे आर होल्ड फास्ट स्टाइक फ्रॉन्ट्स. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन. asexual reproduction by most लोग बाइफ्लैजेलेट. बाइफ्लैजेलेट. फ्लैजेला कितने? 2, वो भी लैटरल और वो भी अनइक्वल. तो फ्लैजेला गिनो, वहां पर 2 से 8, यहाँ पर 2. वो सब के सब इक्वल, ये अनइक्वल, वो एपिकल, ये लैटरल. देखो यहाँ पर लिखा दिया, पियर शेप्ड 2 अनइक्वल लैटरली अटैच्ड फ्लैजेला. एंड इसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी एक लाइन जो मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आप जरूर अंडरलाइन करिए. आप एनसीईआरटी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous यूनियन ऑफ गैमीट में टेक्स प्लेस इन वाटर और विद इन oogoneum. और oogoneum में किसमें? oogamous स्पीसीज. इसका मतलब आइसोगैमस और एनाइसोगैमस वाले कहां? वाटर में. और oogoneum में कौन? oogamous species. This is from NCERT. An example, DEC निकालते हैं. DEF, Dicyota ectocarpus, Fucus, LS, Laminaria sargassum, and now this is Rhodophyceae. तो मैं Rhodophyceae पहले पढ़ा दूं, इसके बाद आपके सामने वापस आता हूं मैं. So this was again, अब हम लोग चल रहे हैं the third class that is known as Rhodophyceae. So I think it may be enough, क्योंकि Rhodophyceae होगा नहीं और लाइट जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं. तो चूंकि हम लोग इन्वर्टर पे हैं और बीच में रुक गया टॉपिक तो बड़ा बुरा लगेगा. सो आज की क्लास में यहीं पर रखता हूं. कल हम लोग Rhodophyceae ऑनवर्ड आगे बढ़ेंगे और Rhodophyceae के बारे में बात करेंगे. अच्छा, एक काम जरूर कर लें. आपको एक होमवर्क मिला है. दूसरा होमवर्क जो है, दूसरा पॉइंट जो है, ये कंपैरिजन बना लें. इसमें मैं तीसरा जुड़वा दूंगा, कंपैरिजन बिटवीन किनके बीच में? ग्रीन एल्गी और ब्राउन एल्गी के कंपैरिजन मेरे को करके दिखाएं. और ये जो कंपैरिजन होने चाहिए वो 8 पॉइंट बेसिस पर होने चाहिए. हैबिटेट का कंपैरिजन. चलो मेरे साथ पहले बोलो. चलो Phaeophyceae बोलो. 5 मिनट का टाइम है Phaeophyceae बोलने का. हैबिट एंड हैबिटेट. मरीन, फ्रेश वाटर, रेयरली, सम ब्रैकिश वाटर. अच्छा, फॉर्म मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक. मॉर्फोलॉजी कॉम्प्लेक्स, होल्ड फास्ट, स्टाइल फ्रॉन्ट, सिंपल ब्रांचिंग, एक्टोकार्पस, प्रोफुजली ब्रांचिंग, या कैल्व्स. 100 मीटर से ज्यादा हो सकते हैं. यस. मॉर्फोलॉजी बाय बाय. एनाटॉमी दिख रही है. सेल वॉल 2, 1 लेयर, 2 आउटर, inner cellulose, outer algin, centrally placed vacuole, primordial uticle, nucleus, chloroplast. Different shape or same shape? Chlorophyll A, chlorophyll C, beta carotene, fucoxanthin, xanthophyll. हो गया. इसके बाद आप आगे बढ़िए. एनाटॉमी के बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक, स्टोरेज फूड मटेरियल, लैमिनारिन, मैनिटॉल. ओके, रिप्रोडक्शन 3 वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, जूस्पोर, सेक्सुअल, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, oogamous. फ्लैजेला पोजीशन 2 लैटरल, अनइक्वल. याद रहेगा. एग्जांपल DEFLS. सो कैन यू कंपेयर? यस. Chlorophyceae के हैबिटेट, Chlorophyceae के
क्लोरोफाइसी के फॉर्म, क्लोरोफाइसी के मॉर्फोलॉजी, सबको कंपेयर करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और इस तरीके से आपके पास एक बेहतर और बहुत बढ़िया रिवीजन शेड्यूल बनेगा, जिसको आप देखते ही रिवाइज कर पाएंगे। अच्छा, सो इट्स ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बीच में अगर कहीं कोई लाइट गई तो मामला बिगड़ेगा। सो टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।